बदी को कुचलने और नेकी का बोलबाला रखने के मखसूस ईमान अफरोज तरीके हैं। इस तरह नेकी बर्बाद करने और बदी का सर बुलंद रखने के लिए भी बेशुमार हथकंडे आजमाए जाते हैं। हम इंसानों की मजहबी दुनिया में भी ऐसी चालें चली जाती हैं। अगर एक मज़हब बढ़ता और फैलता जा रहा हो तो उसके मुकाबले में दूसरे मज़हब को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाता है। उससे दूसरे मज़हब में तरह तरह की दिलचस्पियाँ पैदा की जाती हैं ताकि कमज़ोर अकीदे के लोग कुशां कुशां आते रहें और अपने बढ़ने फलने फूलने वाले मज़हब की नफ़ी करते रहें। अभी कुछ ज़्यादा सदियाँ नहीं गुजरी, हिंदुस्तान में शहनशाह अकबर ने एक नए मज़हब दीन इलाही की दाग बेल डाली थी। रानी जोधाबाई से शादी करके इस रिवायत का आगाज़ किया था कि हिंदू भी मुसलमान औरतों से शादी कर सकती हैं। मौजूदा दौर में भारत की सेकुलर पॉलिसी के मुताबिक आज भी हिंदू और मुसलमान कहीं कहीं एक दूसरे की औरतों से शादियां करते पाए जाते हैं। ऐसी बात नहीं है कि वहाँ के मुसलमान रासिखुल अकीदा और मुस्तहकम ईमान नहीं रखते हैं, बल्कि ऐसे ईमान वाले हैं कि कुफर के निर्गों में इस्लाम को सदाबहार बनाकर रखते हैं। कबाहत यह है कि दीन इलाही के नाम पर सेकुलरिज्म का बीज बो दिया गया। अब एक कमज़ोर अकीदा मुसलमान को हिंदू मज़हब की हसीना मिल रही हो तो वह इनकार क्यों करेगा, या अपनी बेटी या बहन हिंदू को देने से अपनी सियासी पोजीशन मजबूत होती हो तो वह इक़्तिदार की तरफ क्यों नहीं जाएगा। मैं अपनी दास्तान की तरफ आता हूँ। उज़्बेकिस्तान में ऐसे एक नए मज़हब का प्रचार करने वाली जमात मौजूद थी। इस जमात का नाम मुत्तहिदा मजहबी फ्रंट था। इसके मज़हब का नाम दीन इंसान था। उनकी बातें बड़ी खूबसूरत थीं। वो कहते थे, मज़हब वो है जो इंसान को तहजीब के दायरे में रखता है। तहजीब उसी सूरत में कायम रहती है जब तमाम इंसान ज़ात बरादरी और मजहबी तासब से बालातर हों। ये दीन इंसान ऐसा मज़हब है जो दुनिया के तमाम इंसानों को एक प्लेटफॉर्म पर लाता है। दीन इंसान के मानने वाले अपने अपने घरों और इबादत गाहों की चार दीवारियों में हिंदू, यहूदी, ईसाई और मुसलमान होते हैं, लेकिन सड़कों, बाजारों, दफ्तरों, क्लबों, तफरीह गाहों और असम्बलियों में सिर्फ इंसान होते हैं। सरियाम महफिलों और मजलिसों में किसी का कोई ज़ाती मज़हब नहीं रहता। सबका मुश्तरका मज़हब इंसानियत होता है। देखा जाए तो ये बातें हकीकतन दानिशमंदाना है, लेकिन यह हकीकत पसंदी और नाम नेहाद इंसानियत उज़्बेक मुसलमानों को गुमराह करने के लिए थी। रूसी हुक्मरानों के दौर में उज़्बेकिस्तान के अवाम सिर्फ नाम के मुसलमान रहे थे। उन्हें मजहबी फ़राइज़ अदा करने की इजाज़त नहीं दी जाती थी। वो शराब पीते थे और सरेआम नाचते गाते थे। रास्तों और तफरीह गाहों में अपनी पसंद की औरतों से बगलगीर होते। ऐसे में कहीं एक नए मज़हब दीन इंसान ने यह तबलीग की कि शराब और औरतों पर पाबंदियाँ सिर्फ घरों और मस्जिदों तक रहें। बाहर वो मुसलमान नहीं, दीन इंसान के नेक बंदे हैं जो दूसरे मज़ाहिब का एहतराम करते हैं। उनके यहाँ शराब और पराई औरत जायज़ है। इसलिए मुसलमान भी सिर्फ इंसान बनकर ऐसी रंगरलियों में मसरूफ़ रह सकते हैं। शराब और शबाब में बड़ी कशिश होती है। वह दिल से की हुई तौबा तोड़ देती है। हिंदुओं में शिव प्रसाद के नाम पर भंग पीने और पूजा के नाम पर औरतों को रक्स करने की इजाज़त है। ईसाइयों ने शराब और शबाब को तमाम मगरबी ममालिक में दावत आम की तरह फैला रखा है। यहूदी भी उनसे पीछे नहीं है। सिर्फ इस्लामी ममालिक में इन खुराफात की इजाज़त नहीं है। चूँकि उज़्बेकिस्तान में अभी इस्लामी कवानीन नाफिज नहीं हुए थे, इसलिए पहले ही से इसका तोड़ करने के लिए वहाँ मुत्तहिदा मजहबी फ्रंट नामी जमात दीन इंसान लेकर आ गई थी। इस मुत्तहिदा मजहबी फ्रंट में हिंदू, यहूदी और ईसाई के अलावा बिकाऊ मुसलमान भी थे। ये मामला सिर्फ यहीं तक होता तो ये मुत्तहिदा मजहबी फ्रंट कामयाब ना होता, क्योंकि उज़्बेकिस्तान के मुसलमान तकरीबन 70 बरस तक इस्लाम से दूर रखे जाने के बावजूद कट्टर मुसलमान थे। वहाँ की तमाम मस्जिदों और दरसगाहों में मुसलमान नमाजें पढ़ते और कुरानी तालीमात हासिल करते कसीर तादाद में नजर आते। वहाँ ईमान अफरोज़ मनाजिर देखकर यकीन से कहा जा सकता है कि मुत्तहिदा मजहबी फ्रंट वाले उन्हें कभी ईमान के रास्ते से नहीं हटा सकेंगे। लेकिन एक बड़ा खतरा था और वो खतरा टेलीपैथी का था। उस मुत्तहिदा मजहबी फ्रंट में एक नहीं 3 टेलीपैथी जानने वाले थे। इस दीन इंसान के 3 टेलीपैथी जानने वालों के मुतल्लिक मुझे बाद में मालूम हुआ था, लेकिन अपनी दास्तान के तसलसल के लिहाज से यह हक़ाइक़ पहले बयान कर रहा हूँ। अगर आप मेरी दास्तान के पिछले हिस्से पर नज़र दौड़ाएं तो 3 टेलीपैथी जानने वाले याद आएंगे। एक का नाम रॉकी हडसन, दूसरे का जेरी हॉक और तीसरी बारबरा निक्सन थी। वह तीनों कभी ब्रेन मास्टर के कब्जे में थे। बाद में मैंने उन तीनों को ट्रैप करके एक तारीख कैद खाने में पहुंचाया था। मैंने उन तीनों को अपना ताबेदार बनाकर बाद में आज़ाद छोड़ दिया था। ये इत्मीनान था कि वो दुनिया के जिस गोशे में भी जाएंगे मेरे मामूल बन के रहेंगे और मुझे अपनी खोपड़ियों के अंदर आने से नहीं रोक सकेंगे। लेकिन वो मेरी गफलत के बायस आज़ाद हो गए। मुझे इतराफ़ है कि मैंने अब तक जितने टेलीपैथी जानने वालों को अपना मामूल और ताबेदार बनाया है, उनमें से सिर्फ मरीना पर तवज्जो देता रहा हूँ और हमेशा ये याद रखता हूँ कि इस खतरनाक लड़की पर अगला तनवीमी अमल कितनी मुद्दत के बाद करना है। इसलिए वो आज भी मेरी गिरफ्त में थी। बहरहाल जिन 3 ख्याल ख्वानी करने वालों को मैंने ख़तरनाक नहीं समझा और जिन पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी, वही अज़ाब जान और दुश्मन ईमान बनकर एक नई हिकमत अमली के साथ वहाँ आए थे। वो नए मज़हब दीन इंसान का सतून थे।
पुख्ता अकीदा रखने वाले मुसलमानों के दिमागों में घुसकर उन्हें नए दीन की तरफ माइल कर सकते थे। इसका सबसे तशवीशनाक पहलू ये था कि ये टेलीपैथी जानने वाले दुश्मन इस आज़ाद इस्लामी मुमलिकत के उन उलमाए कराम को ट्रैप कर सकते थे जो वहाँ का आइन बनाने वाले थे। अगर उन पर तनवीमी अमल किया जाता तो वो इस्लामी आइन ना बना पाते। उस आइन में नए कवानीन डाल दिए जाते और बेचारे उलमा को भी पता न चलता कि वो सहरज़दा होकर दीन इस्लाम के खिलाफ ऐसा कर रहे हैं। ये जितने टेलीपैथी जानने वाले हैं इन्हें सबसे पहले अपने बचाव की फ़िक्र होती है। ये पहले यही मालूम करते हैं कि फरहाद और टेलीपैथी जानने वाली उसकी पूरी फैमिली किन ममालिक में क्या करती फिर रही है। इन तीनों ने उज़्बेकिस्तान में आकर पहले यही मालूम किया था कि मैं इस इस्लामी मुल्क से कोई दिलचस्पी ले रहा हूँ या नहीं। ये मालूम करने के लिए इन्होंने फ्रांस से आने वाली टीम के तमाम अफराद को अपनी नज़रों में रखा, क्योंकि मेरा और मेरी फैमिली का फ्रांस से गहरा ताल्लुक़ रहता है। इस टीम का लीडर जैकी हार्प था। इब्तदा में इन तीनों टेलीपैथी जानने वालों को ज़रा इत्मीनान हो गया कि फ्रांस की टीम में हमारा कोई ख्याल ख्वानी करने वाला नहीं। लेकिन एक मामला उनके लिए तशवीशनाक था, और वो ये कि वहाँ इस्लामी हुकूमत कायम करने वाले जितने मुसलमान अकाबरीन थे वो सब पराई सोच की लहरों को महसूस करते ही सांस रोक लेते थे। ये मानने वाली बात नहीं थी कि वो सब योगा के माहिर होंगे। अलबत्ता ये समझ में आने वाली बात थी कि फरहाद ने या उसके ख्याल ख्वानी करने वाले साथियों ने इन मुसलमान अकाबरीन पर तनवीमी अमल करके इनके दिमागों को लॉक कर दिया है, जबकि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था। अब ये बात मेरे इल्म में नहीं थी, वरना मैं ये ज़रूर मालूम करता कि इस मुल्क के अकाबरीन नए मज़हब के शरपसंदों से किस तरह महफूज हैं। एक बार इस सिलसिले में मुत्तहदा मजहबी फ्रंट के अहम अफराद का इजलास हुआ। इस इजलास में 3 टेलीपैथी जानने वाले रॉकी हडसन, जेरी हॉक और बारबरा निक्सन के अलावा 2 ईसाई फादर, एक यहूदी रहनुमा और एक हिंदू हैप्नोटिज्म का माहिर था। इनकी तादाद 7 थी, लेकिन वहाँ 5 मौजूद थे। जेरी और बारबरा जिस्मानी तौर पर हाजिर नहीं थे। इस मीटिंग में ख्याल ख्वानी के जरिए शरीक थे। एक फादर ने कहा, हम 7 अफराद ने मजहबी फ्रंट कायम किया। आज हमारी इस तंजीम में 70 अफराद हैं जो यहाँ के बड़े शहरों ताशकंद, समरकंद और बुखारा में नए मज़हब की तबलीग कर रहे हैं। यहूदी रहनुमा ने कहा, अमेरिका, रूस, इसराइल, भारत और दूसरे मुल्कों ने हमें बड़ी बड़ी ऑफ़र दी है। ये अपनी तर्ज की एक ऐसी तंजीम है जिसकी पुश्त पर कोई छोटा बड़ा मुल्क नहीं है। दूसरे ने कहा, जी हाँ, हमने ये तंजीम सियासी जंग लड़ने के लिए नहीं, सिर्फ मजहबी जंग जारी रखने की खातिर कायम की है। दुनिया का नक्शा उठाकर देखो तो इस्लामी ममालिक की तादाद बढ़ती हुई नजर आती है। बड़े बड़े मगरबी ममालिक उन इस्लामी मुल्कों को मोहताज और पसमानदा रखते हैं, उन्हें आपस में लड़ाकर उनकी तादाद कम करते हैं। दीन इस्लाम को उसकी सतह से गिराने और मुसलमानों को दीन से फेरने का बस यही तरीका है जो हमने इख्तियार किया है। बेशक जिस तरह लोहा लोहे को काटता है, उसी तरह एक नया मज़हब 1400 साल पुराने मज़हब को काटेगा। नाउज़ुबिल्लाह। ये ऐसी जंग है जिसमें कोई आतिशी असला इस्तेमाल नहीं होगा। हमारी तंजीम में 40 हसीन और नौजवान लड़कियां मुसलमानों को इस्लामी जमहूरिया की जन्नत से निकालने के लिए और हवाजादी आ जाएंगी। और ये बात हमारे हक में है कि अब इस मुल्क में शराब पर पाबंदियाँ आयद नहीं की गई हैं। ओपरा हाउस और नाइट क्लब्स वगैरह हैं, हम उन क्लबों में इजाफा करेंगे। यहूदी रहनुमा ने कहा, मैंने अमरीका और इसराइल से साफ कह दिया है कि हम अपनी तंजीम में किसी की मुदाखलत नहीं चाहते। चूँकि इस्लाम को ख़त्म करना बहुत बड़ी नेकी है, इसलिए वो हमसे दूर रहकर नेकी कर सकते हैं। हमारी ज़रूरत के वक्त हमें माली इमदाद दे सकते हैं, वरना हमारी तंजीम किसी की मोहताज नहीं। टेलीपैथी जानने वाले रॉकी हडसन ने कहा, जब हम यहाँ आए और काम शुरू किया तो हमें मंजिल पा लेना आसान नजर आया, लेकिन अब मुश्किलात पैदा हो रही हैं। यह समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ के अकाबरीन के दिमाग पत्थर कैसे हो गए हैं। हमारी सोच की लहरें टकरा कर वापस आ जाती हैं। अगर 2 एक ऐसे हों तो सोचा जा सकता है कि वो योगा के माहिर हैं। बारबरा निक्सन इस इजलास में ख्याल ख्वानी के जरिए मौजूद थी। वो एक फादर की ज़ुबान से बोली, मैं बारबरा बोल रही हूँ। मैंने भी कई अकाबरीन के दिमागों में जाने की कोशिशें की, मगर नाकाम रही। ये सब के सब योगा के माहिर नहीं हो सकते। मुसलमान टेलीपैथी जानने वालों ने इनके दिमागों को लॉक करके हमारा रास्ता रोक दिया है। यहूदी ने कहा, मुसलमान टेलीपैथी जानने वाले फरहाद और उसके साथी ही हो सकती हैं। हमें ये मालूम करना होगा कि इन दुश्मनों में से कौन उज़्बेकिस्तान में मौजूद है या मसरूफ़ है। बारबरा ने कहा, जेरी हॉक इस सिलसिले में छानबीन कर रहा है। जो भी मशकूक दिखाई देता है उसके दिमाग में झांक कर देखता है। मैं और रॉकी भी मुख्तलिफ दिमागों में जाते रहते हैं। आखिर किसी न किसी के इजलास में उसका सुराग ज़रूर मिलेगा। इजलास में गुफ्तगू हो रही थी। इसी दौरान जेरी हॉक ने हिंदू हैप्नोटाइज करने वाले के पास आकर कोड वर्ड्स अदा किए, फिर कहा, महाशक्ति राज, हमारे साथियों से कहो, मैं तुम्हारी ज़ुबान से एक अहम खबर सुनाने आया हूँ। महाशक्ति राज ने कहा, आप लोग ज़रा खामोश हो जाएं और मुझ पर तवज्जो दें। जेरी हॉक मेरी ज़ुबान से एक अहम खबर सुना रहे। जेरी ने कहा, और यह हम सब के लिए बुरी खबर है। फरहाद अली तैमूर कोई आधे घंटे में ताशकंद पहुंचने वाला है। क्या ये पक्की खबर है? जी हाँ। मैं उस फ्रांसीसी टीम के लीडर जैकी हार्प के दिमाग में था। जैकी हार्प अपने एक आदमी से कह रहा था, फरहाद साहब उसके जासूस बोबोला एंडरसन के मेकअप में रहेंगे और असल बोबोला चोर रास्ते से सरहद पार करके फ्रांस वापस चला जाएगा।
मैं पहले बयान कर चुका हूं कि मैंने कानूनी तौर पर उज़्बेकिस्तान में क़याम करने के लिए फ्रांस की एक सुराग रसानों की टीम से रब्ता किया था। हमारे दरमियान ये तय पाया था कि मैं एक अहम फ्रांसीसी जासूस बोबोला एंडरसन की सूरत में वहां रहूंगा। मैंने बोबोला का बहरूप इख्तियार कर लिया था। फिर मुझे पता चला कि बोबोला दुश्मनों की एक आलाकार लोलिता के इश्क में गिरफ्तार है। लोलिता का ताल्लुक इसी मुतहदा मजहबी फ्रंट से था। टेलीपैथी जानने वाली जेरी हॉक को यह अंदेशा पैदा हुआ कि मैं बोबोला बनकर लोलिता से इश्क करूंगा और उसके ख्यालात पढ़ूंगा तो मुझे मालूम हो जाएगा कि लोलिता का ताल्लुक नए मजहब दीन इंसान से है और इस मजहब के पीछे 3 टेलीपैथी जानने वाले छुपे हुए हैं। इस राज के फाश होने से पहले ही जेरी ने लोलिता को कत्ल कर दिया और बोबोला के दिमाग में भी घुसकर उसे जिंदा जल जाने पर मजबूर कर दिया। इस इजलास में जेरी की रिपोर्ट सुनने के बाद सबने इत्तफाक राय से ये कहा कि ऐसी सूरत में लोलिता को मार डालना ही बेहतर था, वरना फरहाद इस तंजीम मुतअद्दा मजहबी फ्रंट की असलियत तक पहुंच जाता। जेरी ने कहा, फरहाद अभी बोबोला के रूप में है और उस गाड़ी में ताशकंद से वापस जा रहे, उसे घेर कर कत्ल किया जा सकता है। रॉकी हडसन ने कहा, तुम मुझे गाड़ी के ड्राइवर के दिमाग में पहुंचाओ और अपने मुसल्ला अलाकारों से कहो वो उस गाड़ी का ताक़ुब करें। वो मुझे कत्ल करने के इस मंसूबे पर अमल करने लगे। यह भी मैं बयान कर चुका हूं कि मैंने कैसे हिकमत अमली से अपनी जान बचाई थी। फिर मुझे ताशकंद वापस जाने के लिए कॉर्निवाल के मालिक याकूब हमदानी की कार में लिफ्ट मिल गई। हमदानी ने बताया कि एक नामालूम शख्स उसे मजबूर कर रहा है कि उसके 6 आदमियों को कॉर्निवाल में मुलाजमत दी जाए और उनके जाली कागजात बनवाए जाएं। इन कागजात से साबित हो कि वो 6 अफराद कई बरसों से कॉर्निवाल के मुलाजिम और उज़्बेकिस्तान के पैदाइशी बाशिंदे। इससे साफ जाहिर था कि वो नामालूम शख्स किसी गैर मुल्क का एजेंट है या किसी दुश्मन तंजीम का अहम फर्द। चूंकि मुख्तलिफ ममालिक के जासूस और मुख्तलिफ दुश्मन तंजीमें उज़्बेकिस्तान पहुंची हुई थी, इसलिए मेरे जहन में ये बात नहीं आई कि अपने 6 आदमियों को कॉर्निवाल में छुपाने का इरादा करने वाला उसी मुतहदा मजहबी फ्रंट से ताल्लुक़ रखता होगा और वह टेलीपैथी जाने वाला रॉकी हडसन होगा। मैं सोच भी नहीं सकता था कि रॉकी फ़ोन के ज़रिए याकूब हमदानी से गुफ्तगू करता होगा और उसके दिमाग में भी आता जाता होगा। ऐसी ही आमदोरफ्त के दौरान उसे मालूम हो गया कि मैं भी हमदानी के कॉर्निवाल में पनाह लेने आया हूँ। मैंने इस कॉर्निवाल में हमदानी के दुश्मनों को मार भगाया। वो दुश्मन तो भाग गए, लेकिन रॉकी हडसन ने बड़ी कामयाबी से मुझे घेर लिया। कॉर्निवाल के अहाते की 4 दीवारी पर उसके मुसल्ला आदमी खड़े हुए थे। मेरे लिए कहीं से फरार का रास्ता नहीं छोड़ा था। मेरी पोजीशन ये थी कि मैं एक ऊंचे स्टेज पर खड़ा था। स्टेज चारों तरफ से खुला हुआ था। यूं चारों तरफ से मुझ पर गोलियां बरसाई जा सकती थी। मेरे बिल्कुल करीब हमदानी खड़ा था। रॉकी कह रहा था कि वो मुझे जान से नहीं मारेगा, सिर्फ जख्मी करके मेरे दिमाग पर कब्जा जमाएगा, फिर मुझे हमेशा के लिए अपना मामूल और ताबेदार बना लेगा। वो कार की छत पर गन लिए खड़ा था और मेरी तरफ उंगली उठाकर लोगों से कह रहा था, ये मौजूदा सदी का सबसे खतरनाक शख्स फरहाद अली तैमूर है। इसके सामने रूस और अमेरिका हार जाती हैं, हत्ता कि इसके पास आकर मौत भी हार जाती है। वो अपना सीना ठोंक कर कह रहा था, मैं पहला शख्स हूँ कि इस टेलीपैथी जानने वाले के दिमाग में जाकर अपनी ख्याल ख्वानी की हुकूमत कायम करने वाला हूँ। उसने गन सीधी की, फिर मुझसे कहा, फरहाद तुम ये मालूम करने के लिए बेचैन होगे कि मैं नया ख्याल ख्वानी करने वाला कौन हूँ और किस मुल्क या किस तंजीम से ताल्लुक़ रखता हूँ। उसने मेरी एक टांग का निशाना लेते हुए कहा, मैं सिर्फ जख्मी कर रहा हूँ, अगर ज़रा भी हिलोगे तो जान भी जा सकती है। मेरे पास खड़े हुए याकूब हमदानी ने कहा, तुम्हारे ये दुश्मन समझ में नहीं आया। जब ये तुम्हें जान से मार सकता है तो फिर जख्मी क्यों कर रहे? इस सवाल का जवाब मिलने ही वाला था। फायरिंग की आवाज़ गूंजी, गोली सनसनाती हुई आई। मैं एकदम उछलकर हमदानी पर आकर गिरा। एक चीख बुलंद हुई, फिर हम दोनों एक दूसरे से लिपटे हुए स्टेज पर गिर पड़े। यह दुरुस्त है कि यह दुनिया एक स्टेज है। हम सब पैदा होकर मरने तक एक्टिंग करते हैं, फिर इस स्टेज से हमेशा के लिए चले जाते हैं। दुश्मन जान ने मुझे हमेशा के लिए रुखसत नहीं किया। मैंने दिमाग में उसकी सोच की लहरों को सुना। वो कह लगा रहा था और कह रहा था, मैं दुनिया का पहला ख्याल ख्वानी करने वाला हूँ कि फरहाद के दिमाग में फतह के झंडे गाड़ रहा हूँ। वह फिर एक बार कहका लगाकर बोला, अफसोस फरहाद, आज से तुम्हारी गुलामी का दौर शुरू हो रहा है। मैंने कराहते हुए पूछा, आह, मेरी टांग से गोली निकालो, बड़ी तकलीफ हो रही है। वसते हुए बोला, गोली टांग से निकल जाएगी लेकिन मैं तुम्हारे दिमाग से कभी नहीं निकलूंगा। तुम कौन हो? वो बोला, याद करो, आज से बहुत अरसा पहले तुमने अमेरिका में 3 ख्याल ख्वानी करने वालों को ट्रैप करके तारीख कमरों में कैद किया था और उन्हें तनवीम अमल के जरिए अपना मामूल और ताबेदार बनाया था। क्या तुम्हें याद है? हाँ याद है। उनमें से एक ख्याल ख्वानी करने वाली का नाम बारबरा निक्सन, दूसरे का नाम जेरी हॉक और वो तीसरा मैं हूँ, रॉकी हडसन। बोलो, तुम्हारी ये बेचैनी दूर हो गई कि मैं कौन हूँ और कुछ बताऊँ? मैंने कहा, और ना बताओ, मैं बाकी मालूमात तुम्हारे दिमाग में आकर हासिल करूँगा। वो कहका लगाकर बोला, लंगड़ा घोड़ा कभी नहीं दौड़ता। जख्मी टेलीपैथी जानने वाला फरहाद मेरे दिमाग में ख्याल ख्वानी की दौड़ नहीं लगा सकेगा। मैं स्टेज के फर्श पर याकूब हमदानी के साथ जख्मी हालत में पड़ा हुआ था और यही मेरी चाल थी कि मैं जख्मी नहीं था, जख्मी याकूब हमदानी था। अभी मैंने कहा था कि यह दुनिया एक स्टेज है। हम सब अपनी पैदाइश से लेकर मौत तक एक्टिंग करते रहते हैं।
इन लम्हात में मैंने भी एक्टिंग की थी। मैंने गोली चलाने वाले रॉकी हडसन की उंगली और ट्रैगर पर नजर रखी थी। जैसे उंगली ने ट्रैगर पर हरकत की, मैं उधर उछल पड़ा। मेरे पास खड़े हुए हमदानी की टांग में गोली लगी। उसे गोली खाकर गिरना ही था। इससे पहले ही मैं उछलकर उस पर गिरा, उससे लिपटकर स्टेज के फर्श पर गिर पड़ा। यूं मैंने फौरी तौर पर 2 मकासद हासिल किए। एक तो रॉकी को यह समझने पर मजबूर किया कि गोली मुझे लगी है और मैं हमदानी से टकराकर उसके साथ गिर पड़ा हूं। दूसरा फायदा यह हुआ कि मैंने गिरते गिरते हमदानी के कोट की अंदरूनी जेब से भरा हुआ रिवॉल्वर निकाल लिया। ये मैं उसकी सोच से मालूम कर चुका था कि उसने अंदरूनी जेब में रिवॉल्वर छुपा रखा है और उसे इस्तेमाल नहीं कर रहा, क्योंकि चारों तरफ से हम घिरे हुए हैं। गोली लगते ही हमदानी चीख पड़ा। वो लम्हाती चीख सुनकर रॉकी ये समझ ना पाया कि हमदानी जख्मी होकर चीख पड़ा है। रॉकी को तो यह सबसे बड़ा एजाज़ हासिल होने वाला था कि वो फरहाद के दिमाग के अंदर पहुंच गया है और मैंने उसे अपने दिमाग में आने की खुली छुट्टी दे दी। तकलीफ से कराते हुए तासुर देने लगा जैसे गोली लगने की अजियत बर्दाश्त करने की कोशिश कर रहा हूँ। रॉकी जीत के नशे में सरशार था, कहके लगा रहा था और हकारत से कह रहा था कि आज से मेरी गुलामी का दौर शुरू हो रहा है। मैंने सिर्फ इतना मालूम किया कि उसके साथ 2 और ख्याल ख्वानी करने वाले हैं। अब वो कहाँ हैं, क्या करते फिर रहे हैं, ये बातें वो कभी ना बताता। लिहाजा मज़ीद मालूमात के लिए उसके दिमाग में पहुंचना ज़रूरी हो गया था। मैं स्टेज के फर्श पर अचानक ही करवट बदलकर रॉकी की तरफ घूम गया। वो गाड़ी की छत पर गन लिए खड़ा था। ठाई की आवाज़ के साथ गोली चलते हुए उछलकर छत पर से नीचे ज़मीन पर आ गिरा। मैंने एक लम्हा भी ज़ाया किए बगैर उसके दिमाग पर कब्जा जमा कर उसे ज़मीन पर से उठाया। उसके मुसल्लम मातियत भी उसे सहारा देने आए थे। मैंने उसकी ज़ुबान से बुलंद आवाज़ में कहा, खबरदार, मेरे हुक्म के बगैर कोई गोली ना चलाई। तमाम दुश्मनों की गन्ने मुझ पर मरकूज हो गई थी। रॉकी के एक हुक्म पर मुझे और हमदानी को गोलियों से छलनी कर दिया जाता, लेकिन रॉकी की ज़ुबान से खिलाफ तवक्को हुक्म सुनकर वह हमें निशाने पर रखकर साकित हो गए थे, जैसे बेजान मुजस्मे सिर्फ रॉकी के इशारों पर कठपुतलियों की तरह हरकत कर सकते थे। रॉकी का एक पैर जख्मी हुआ। मैंने उसे दोबारा कार की छत पर चढ़ा दिया, फिर उसके हलक से चीख कर कहा, यह फरहाद बहुत खतरनाक है। मैंने अभी इसके दिमाग में जाकर यह मालूम किया है कि इसकी एक छोटी सी खुफिया फौज ने कॉर्निवाल को चारों तरफ से घेर रखा है। अगर हम एक भी गोली चलाएंगे तो फिर वो हमें यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाने देंगे। मैं हुक्म देता हूँ यहाँ से फौरन भाग चलो। जो मुसल्ला दुश्मन कॉर्निवाल की दीवारों पर चढ़े हुए थे वो फौरन ही दूसरी तरफ छलांगे लगाते हुए नज़रों से ओझल हो गए। रॉकी की गाड़ी दूसरी सिमत घूम गई और कॉर्निवाल के हाथे से बाहर जाने लगी। ज़रा सी देर में मैदान साफ हो गया। मैंने स्टेज पर खड़े होकर कहा, दोस्तों, खतरा टल गया है। मिस्टर हमदानी जख्मी हैं, इन्हें फौरन तिब्बी इमदाद पहुंचाओ। कितने ही लोग दौड़ते हुए आए और हमदानी को उठाकर ले गए। समोरा जीसी कौफ मुस्कुराती हुई आई और फिर मेरे एक बाजू को थाम कर बोली, ओ माई गुडनेस, तुम फरहाद अली तैमूर हो। तुम्हें छूकर भी यकीन नहीं आ रहा है। इसे छूना नहीं कहते, तुमने तो सख्ती से पकड़ा हुआ है। वो हंसने लगी। मैंने कहा, माइक के जरिए ऐलान करो ताकि टिकट काउंटर्स खोल दिए जाएं और तमाशाई तफरीह के लिए यहाँ आए। आओ दफ्तर में चलें। वो मेरा बाजू इसी तरह थाम कर स्टेज से नीचे आई, फिर बोली, मैं 6 बरस तक मास्को में रह चुकी हूँ। वहाँ पहली बार तुम्हारा जिक्र सुना था। वहाँ किससे जिक्र सुन लिया? वो मुस्कुराते हुए बोली, अब तो तुम्हें सच बताना ही होगा, वरना कब मेरे दिमाग में घुस आओगे मुझे पता भी नहीं चलेगा। दफ्तर में पहुंचने से पहले ही हमदानी ने माइक के जरिए ऐलान किया, मेरे दोस्तों और वफादारों, मैं खैरियत से हूँ। कॉर्निवल का गेट खोल दो और लोगों को अंदर आने दो। मिस्टर फरहाद, आप कहाँ हैं? मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। मैंने उसके पास आकर कहा, मैं हाजिर हूँ। वो उठकर मुसाफिया करना चाहता था, मैंने उठने नहीं दिया। उसने फिर उठने की कोशिश की, फिर हैरान होकर बोला, ये मुझे क्या हो गया है? मैं उठना चाहता हूँ मगर बैठा रह जाता हूँ। समोरा हंसकर बोली, मिस्टर फरहाद ने तुम्हें टेलीपैथी के जरिए बिठा रखा है। शायद ये चाहते हैं कि तुम जख्मी हालत में ना उठो। मैंने हमदानी पर झुककर उसके शाने को थपकते हुए कहा, उठना और मुसाफिया करना ज़रूरी नहीं, तुम आराम करो, मैं थोड़ी देर बाद तुम्हारे पास आऊँगा। जाओ, लेकिन मैं समोरा से ज़्यादा हसीन होता तो इसी कमरे में रह जाते। मैं हंसता हुआ समोरा के साथ दूसरे कमरे में आया, फिर बोला, अपने मुतल्लिक कुछ बताने से पहले एक कप गर्म कॉफ़ी पिलाओ। यानी इतनी देर में तुम मेरे चोर ख्यालात पड़ोगे? हरगिज़ नहीं। मैं उस दुश्मन के पास जा रहा हूँ जो अभी यहाँ से गया है। वो कम वक्त पलट कर आ सकता है। वो कॉफ़ी लाने चली गई। मैं रॉकी हडसन के अंदर पहुँच गया। वो कॉर्निवल से दूर जाकर रुक गया था। एक हवारी ने उसके जख्मी पैर की मरहम पट्टी की थी। जब से मैंने उसके दिमाग को आज़ाद छोड़ा था तब से वो परेशान होकर सोच रहा था अब क्या करे, कहाँ जाकर छुपे। अब वो दुनिया के किसी गोशा में, पाताल में और समुंदर की अथाह गहराइयों में भी चला जाए तब भी फरहाद से छुप नहीं सकेगा। उसकी सोच कह रही थी, ओ गॉड, इस दुनिया में हर जीरू को मौत आती है, फरहाद को क्यों नहीं आती? बेहतरीन मंसूबाबंदी करो, उसकी शारक पर खंजर रखो तब भी जिंदा रह जाता है। फरार के तमाम रास्ते मसदूद कर दो तब भी वो गिरफ्त से निकल जाता है। आखिर उसमें क्या बात है जो हमें पैदा नहीं होती? मैंने उसकी सोच में कहा, हम उल्लू के पट्टे हैं,
खुदावंद करीम की अता करदा जहानत से बर वक्त काम लेना नहीं जानते। वो कायल होकर सोचने लगा, ये दुरुस्त है। फरहाद के चारों तरफ मौत थी, बचने की कोई सूरत नहीं थी। लेकिन वैसे ऐसा साबित न हो और इंतहाई मायूसियों के लम्हात में भी पूरी जहनी सलाहियतों से सोचना और हालात से निमटना जानता है। उसके जहन ने सोच लिया था कि वो यकीनी मौत के सामने सिर्फ मेरे ही दिमाग पर कब्जा जमाकर जिंदा रह सकता है, और मेरे दिमाग तक पहुंचने के लिए उसने जो चाल चली वो काबिल तारीफ है। रॉकी जिस गाड़ी में बैठा सोच रहा था उसमें हिंदू हैप्नाटाइज करने वाला महाशक्ति राज भी था। वो रॉकी के साथ इसलिए कॉर्निवल तक आया था कि उन सबको मेरा असीर होने का यकीन हो गया था। शक्ति राज ने रॉकी से कहा था, जैसे ही तुम उसे जख्मी करके दिमागी कमजोरी में मुब्तला करोगे, मैं उसे कॉर्निवल के किसी खैमे में ले जाकर उस पर तनवीमी अमल करूंगा और उसे तुम्हारा ताबेदार बना दूंगा। वो लोग मुझे गुलाम बनाने के लिए बड़ी तैयारियों के साथ आए थे और बड़ी जिल्लत आमेज शिकस्त खाकर कॉर्निवल से दूर एक जगह गाड़ी रोके सोच रहे थे कि अब क्या करना चाहिए। शक्तिराज ने कहा, अब सोचने के लिए क्या रह गया है? तुमने तमाम मुसल्लह कराए के अल्लाहकारों को हुक्म दिया कि वो कॉर्निवल से भाग जाएं और वो भाग गए। अब क्या अकेले जाकर फरहाद से पंजा लड़ाओगे? रॉकी ने कहा, शक्तिराज, मैंने अपने लोगों को भागने का हुक्म नहीं दिया था, फरहाद ने उन्हें भगाया था। क्यों झूठ बोलते हो? मैंने अपनी इन 2 आंखों से देखा और कानों से सुना है। तुमने चीख चीख कर अपनी जुबान से हुक्म दिया था। भाई समझा करो, फरहाद मेरी जुबान से बोल रहा था। ये टेलीपैथी का एक तरीक़ाकार है। तुमने तो कहा था कि वो तुम्हारे दिमाग में नहीं आ सकेगा, फिर वो तुम्हारी जुबान पर कैसे आ गया? तुम्हें हम सब ने समझाया कि अपने बदन से जहरीला खून निकाला करो। जहरीले खून की गर्मी से तुम्हारा दिमाग ज़्यादा सोचने समझने के काबिल नहीं रहता है। भाई जब मैंने फरहाद को ज़ख्मी करके उसके दिमाग में पहुंचने की कोशिश की थी, तो क्या वो मुझे ज़ख्मी करके मेरे दिमाग में नहीं आ सकता था? आ सकता है, बल्कि आ गया है, और शायद इस वक्त भी हमारे दिमागों में है। तुम अपनी बात करो, वो मेरे दिमाग में क्यों आएगा? वैसे सच सच बताओ, क्या वो मेरे अंदर भी आ सकता है? हाँ, अपने दिमाग का इंश्योरेंस कराओगे तब भी वो आएगा। प्लीज़ ये सोचो कि हमें अपनी टीम के तमाम अहम अफराद से मिलना चाहिए या नहीं? ज़रूर मिलना चाहिए। क्या तुम ये समझते हो कि फरहाद हमारे दिमागों से उनके दिमागों में भी जाएगा? हाँ, यही अंदेशा है। वैसे मैं ना जाना चाहूँ तब भी वो मुझे जबरन हमारे तमाम अड्डों में ले जाएगा। मैं इसी इंतज़ार में हूँ, देखना चाहता हूँ कि वो मुझ पर जबर करेगा या मुझे मेरे हाल पर छोड़ देगा। वो दोनों सोचने लगे। उनकी बातों से ही मालूम हुआ कि महाशक्ति राज एक जहरीला आदमी है। यकीनन वो तनवीमी अमल के दौरान किसी भी मामूल पर अपनी जहरीली आंखों और जहरीले लबो लहजे के जरिए गालिब आता होगा। मैं चुपके से उसके दिमाग में आया। वो योगा का माहिर नहीं था, लेकिन उसके जहरीले दिमाग में बेचैनी सी पैदा हो गई थी। पारस की जहरीली महबूबा मारिया के साथ भी यही होता था। उसे योगा में महारत हासिल नहीं थी, इसके बावजूद अपने दिमाग में पैदा होने वाली बेचैनी से समझ लेती थी कि उसके ख्यालात पढ़ने को आया है। सोनिया ने ट्रेनिंग के दौरान उसे ऐसे हालात में सांस रोकने की तरबियत दी थी। बहरहाल शक्तिराज इसलिए सांस नहीं रोक सकता था कि वो नशे का आदी था। जब तक कोई सांप उसे डसता नहीं था, उस पर नशा तारी नहीं होता था। मैं उसके चोर ख्यालात पढ़ रहा था और वो रॉकी से कह रहा था, मेरे अंदर कुछ और है, अजीब बेचैनी सी हो रही है। शायद वो तुम्हारे अंदर है। फरहाद, मिस्टर फरहाद, अगर तुम मौजूद हो तो मुझसे बातें करो। वो शक्तिराज को पकड़कर झिंझोड़ते हुए मुझे मुखातिब कर रहा था। शक्तिराज ने खुद को छुड़ाते हुए कहा, ए भाई रॉकी, तुम्हारा दिमाग चल गया है। मुझे फरहाद कह रहे हो और पकड़ पकड़ कर हिलाते जा रहे हो। मैं तुम्हें नहीं, तुम्हारे अंदर छुपे हुए फरहाद को पुकार रहा हूँ। तुम भी उससे इल्तिजा करो कि हमसे समझौता कर ले। रॉकी, मैं पहले जैसा अकेला हूँ, मेरे अंदर कोई नहीं है। अभी तुमने कहा था कि तुम्हारे अंदर बेचैनी हो रही है। देखो, महसूस करो, ये बेचैनी नहीं फरहाद है। मेरा दिमाग ख़राब ना करो। जब मुझे नशे की तलब होने लगती है तो ऐसी ही बेचैनी सी पैदा होती है। मुझे फ़ौरन मेरे कॉटेज में पहुंचाओ। मेरा सांप भूखा होगा। आज उसे दूध नहीं पिलाया। मैं जाऊंगा, उसके सामने प्याले में दूध रखूंगा, खुद को डसवाऊंगा, फिर उसे दूध पीने के लिए छोड़ दूंगा। रॉकी ने अपना सर पीट कर कहा, ओ गॉड, मैंने तुम्हें अपने साथ लाकर हमाकत की है। क्या तुम्हें इस खतरे का ज़रा भी एहसास नहीं है कि हमारे दिमागों में एक इंतहाई जहरीला सांप घुसा हुआ है? देखो रॉकी, अगर वो हमारे अंदर होता तो हम इतनी आज़ादी से यहाँ बैठे न रहते। वो हमें तिगनी का नाच नचाता रहता। हाँ, मैं भी खुद को आज़ाद महसूस कर रहा हूँ, लेकिन उसने मुझसे इंतकाम क्यों नहीं लिया? अरे, कोई दुश्मन तुम्हें कत्ल नहीं करेगा तो क्या तुम उससे लड़ोगे कि वो कत्ल क्यों नहीं कर रहा? अजीब अहमक हो। अहमक तुम हो। यहाँ बात कत्ल करने की नहीं, अपना ताबेदार बनाने की है। वो मुझे ताबेदार और अपना अलायकार क्यों नहीं बना रहा? तुम इतने ही बेचैन हो तो अपनी टेलीपैथी के जरिए उसके पास जाओ और गिड़गिड़ा कर कहो कि वो तुम्हें अपना गुलाम बना ले या तुम्हें मार डाले। किसी तरह भी तुम्हें तड़पने और बेचैन होते रहने से बचा ले। रॉकी ने एक मातहत से कहा, गाड़ी चलाओ, शक्तिराज के कॉटेज चलो। गाड़ी स्टार्ट होकर आगे बढ़ गई। रॉकी सोच रहा था, फरहाद को ख्याल खवानी के जरिए मुखातिब करना नादानी होगी। वह ज़रूर किसी दूसरे अहम मामला में उलझ गया है, इसीलिए मुझे आर्जी तौर पर छूट मिल गई है। मुझे इस मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए।
फ़ौरन ही अपनी टीम के तमाम अहम अफराद को फरहाद के बढ़ते हुए खतरे से आगाह कर देना चाहिए। उसने आंखें बंद करके ख्याल ख्वानी की परवाज़ की, लेकिन जख्मी होने के बायस दिमागी कमज़ोरी का एहसास हुआ। मैं चाहता था कि वह अपने लोगों से रब्ता करे, इसलिए मैंने रॉकी के अंदर फिर ख्याल ख्वानी की तहरीक पैदा की। फिर उसके दिमाग में तवानाई का इजाफा किया तो वह टेलीपैथी जानने वाले एक साथी जेरी हॉक के दिमाग में पहुंच गया। वो सांस रोकना चाहता था। रॉकी ने मखसूस कोड वर्ड अदा किए, फिर कहा, मैं रॉकी एंडरसन बोल रहा हूँ, बड़ी गड़बड़ हो गई है। साफ और सीधी बात करो, तमहीद ना बांधो। किस किस्म की गड़बड़ हुई है? फरहाद मेरी गिरफ्त में आते आते निकल गया है। उस कमबख्त ने मुझे जख्मी कर दिया है। वो मेरे दिमाग में भी आया था। क्या बकवास कर रहे हो? वो दुश्मन तुम्हारे दिमाग में आने लगा है और तुम ऐसे वक्त मेरे दिमाग में आए हो, उसे मेरे भी दिमाग में पहुंचा रहे हो। मैं सांस रोकने से पहले तो मैं समझा रहा हूँ कि मेरे बाद हमारी टीम के किसी और फर्द से रब्ता न करना। ठहरो, सांस ना रोको। अभी फरहाद मेरे दिमाग में नहीं है, तुम्हारे लिए कोई खतरा नहीं है। तुम कैसे कह सकते हो कि अभी वो हमारे दरमियान नहीं है? मैं यकीन से कहता हूँ वो किसी दूसरे मामले में बेहद मसरूफ़ है। मैं इस मौका से फ़ायदा उठाकर तुम्हें सूरत हाल से आगाह कर रहा हूँ। जैरी ने सांस रोक ली। रॉकी दिमागी तौर पर अपनी जगह हाजिर हो गया। फिर जैरी ने उसके अंदर आकर कहा, रॉकी, तुमने मेरे पास आने की ज़बरदस्त हमाकत की थी, इसलिए मैं तुम्हें अपने अंदर से निकाल कर तुम्हारे अंदर आया हूँ, ताकि फरहाद मौजूद हो तो वह तुम्हारे ज़रिए मेरे दिमाग में छुप कर न रह सके। ये तुमने अच्छा किया। प्लीज़ फरहाद को अपने दिमाग से दूर रखने की कोई तदबीर बताओ। तदबीर सोचने फिर उस पर अमल करने में वक्त लगता है। पता नहीं फरहाद अब तक तुम्हारे दिमाग से क्या कुछ मालूम कर चुका है। वो तुम्हें खामोशी से मजबूर करता रहेगा और तुम अनजाने में हमारे तमाम राज उसके सामने उगलते रहोगे। अभी थोड़ी देर पहले जब रॉकी जैरी के दिमाग में गया था, तब मैं भी जैरी के अंदर उसके चोर ख्यालात पढ़ रहा था। पहले तो ये मालूम किया कि वो बारबरा निक्सन के दिमाग में किन कोड वर्ड्स के जरिए जाता है और बारबरा उसके पास आकर कौन से कोड वर्ड्स अदा करती है। उन दोनों की रिहाइश का कहाँ है? फिलहाल मैं ज़्यादा मालूमात हासिल न कर सका क्योंकि जैरी सांस रोककर रॉकी के पास आ गया था। यूं उसने अनजाने में मुझे भी अपने दिमाग से बाहर निकाल दिया। मैंने सोचा जैरी रॉकी के अंदर भी मौजूद रहेगा और मैं रॉकी को अपनी मर्जी के मुताबिक अपना अलहकार नहीं बना सकूंगा। बाद में इससे रब्ता करूंगा। यह सोचकर मैं अपनी जगह हाजिर हो गया। समोरा मेरे सामने बैठी मुस्कुरा रही थी। मुझसे बोली, मैं तुम्हारी फरमाइश के मुताबिक कॉफ़ी लेकर आई थी, तुम्हें ख्याल ख्वानी में मसरूफ़ देखकर दरवाजे से लौट गई। अब थर्मस में कॉफ़ी लाई हूँ, सुबह तक ख्याल ख्वानी करते रहोगे तब भी ये ठंडी नहीं होगी। उसने एक प्याली में कॉफ़ी उंडेल दी। मैंने उसे पीते हुए पूछा, तुम मुझे अपने मुतल्लिक कुछ सच सच बताना चाहती थी? वो बड़ी राजदारी से बोली, मेरा ताल्लुक रूस की मिलिट्री इंटेलिजेंस से है। जिन दिनों सोनिया मॉस्को में थी उन दिनों मुझे उसकी खुफिया निगरानी पर मामूर किया गया था। मैंने तुम्हारी सोनिया जैसी बाकमाल औरत आज तक नहीं देखी। यूं लगता था जैसे उसके दाएं बाएं आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं। मैं हमेशा उसकी निगरानी करने में नाकाम रहती थी। शायद उसे पता चल जाता था कि हम खुफिया जासूस उसे मुख्तलिफ ज़राए से देखते और सुनते रहते हैं। उसने जासूसी कैमरे और खुफिया ऑडियो रिकॉर्डिंग सिस्टम को भी नाकारा बना दिया था। मैंने कहा, वो मेरी बीवी है और तुम उसके मुतल्लिक मुझे बता रही हो, जबकि तुमने अपने बारे में गुफ्तगू शुरू की थी। ओह सॉरी, दरअसल मैं सोनिया से बहुत मुतासिर हूँ, बल्कि उसे मरूब हूँ। जब वो मॉस्को में थी और एक जहरीली लड़की मारिया को। समोरा, तुम फिर पटरी से उतर रही हो। चलो मैं ही तुम्हें पटरी पर लाता हूँ। ये बताओ, रूस की मिलिट्री सर्विस छोड़कर कॉर्निवल में क्या कर रही हो? जाहिर है अपने मुल्क के लिए जासूसी कर रही हूँ। ये रिपोर्ट हासिल करती रहती हूँ कि यहाँ की नई इस्लामी हुकूमत में कैसे कैसे सियासतदान हैं और कितने सियासतदान खरीदे जा सकते हैं, और ये कि दूसरे ममालिक से आने वाले जासूस यहाँ क्या रोल प्ले कर रहे हैं और कैसी कैसी गैर मामूली मालूमात हासिल कर रहे हैं। तुम जानती हो मैं मुसलमान हूँ और इस इस्लामी मुल्क के खिलाफ जासूसी नहीं होने दूंगा। ऐसे में तुम क्या करोगी? वह मुस्कुराकर बोली, तुम्हारे सामने सच बोलने का मतलब यह है कि मैं हथियार डाल चुकी हूँ। तुम्हारी मर्जी के खिलाफ कोई काम करूंगी तो उसमें नाकामी होगी। तुम मेरी मुखालफाना चालों को मेरे ख्यालात पढ़कर मालूम कर लिया करोगे। सीधी सी बात है, मैं दोस्त बनकर रहूंगी। मिलिट्री इंटेलिजेंस के आला अफसरान तुम्हें वफादारी तब्दील करने की सज़ा देंगे। क्या तुम उनके अजाब से मुझे नहीं बचाओगे? जब तक यहाँ मौजूद हूँ तुम्हारी हिफाजत करता रहूँगा, लेकिन यहाँ से जाने के बाद दूसरी मसरूफियात में गुम हो जाऊँगा तो मेरी अदम मौजूदगी तुम्हें नुकसान पहुँचाएगी। तुम जहाँ जाओगे मैं खिदमत गुजारी के लिए साथ रहा करूँगी। मेरे बीवी बच्चे भी मेरे साथ नहीं रह पाते। अभी कल तक पारस मेरे साथ था, लेकिन हालात ने अचानक हमें जुदा कर दिया। मैं ऐसा मुकद्दर लेकर पैदा हुआ हूँ कि मेरे साथ कोई मुस्तकिल नहीं रह पाता। मैं रह कर दिखाऊंगी। मैं तुम्हारा मुकद्दर बदल दूंगी। हमारे दरमियान जुदाई का कोई लम्हा नहीं आ सकेगा। मैंने हंसते हुए कहा, आज तक कोई मेरे मामूलात में तब्दीलियाँ नहीं ला सका। अगर तुम ला सको तो चलो, तुम्हारी ही जीत होगी, वरना हारना बहुत महंगा पड़ेगा। बहुत दिल दुखेगा, ना घर की रहोगी ना घाट की। तुम्हारे नाम से तो पहचानी जाऊंगी। मैं एक तरह से तुम्हारा बचाव करता हूँ। तुम अपने किसी आला अफसर से रब्ता करो। मैं अफसर से क्या कहूँगी? तुम्हारा इरादा क्या है? तुम्हें कुछ कहना नहीं होगा, मैं तुम्हारी ज़ुबान से बोलता रहूँगा। मेरी असलियत याकूब हमदानी को मालूम नहीं है
मैं अपने सामान में एक ट्रांसमीटर छुपा कर रखती हूँ और वो सामान मेरे खेमे में है। मैं उसके साथ दफ्तर से बाहर आया, फिर कॉर्निवल के मुख्तलिफ हिस्सों से गुजरता हुआ उसके खेमे में पहुंच गया। बाहर बहुत रौनक थी, लोग खेल तमाशों में हिस्सा ले रहे थे। खेमे के अंदर खामोशी और तन्हाई थी। उसने मेरी गर्दन में बाहें डालकर कहा, शायद मैंने आज तक किसी को अपनी सांसों के करीब इसलिए आने नहीं दिया कि मेरे मुकद्दर में तुम लिखे हुए थे। मुझे यकीन करने दो कि मैंने तुम्हें पाल लिया है। मैंने थोड़ी देर उसे यकीन करने दिया, फिर कहा, काम बहुत ज़रूरी है, अपने अफसर से रब्ता करो। वो अपनी एक अटैची के पास गई। मैं बिस्तर पर बैठ गया। खेमे के अंदर एक सिंगल बेड, एक कुर्सी और आम इस्तेमाल की 2-4 मुख्तलिफ चीज़ें रखी थीं। वो एक नन्हा सा ट्रांसमीटर लेकर आई, फिर बिस्तर पर मुझसे लगकर बैठ गई, रब्ता कायम करने लगी। चंद सेकंड के बाद दूसरी तरफ से किसी की आवाज़ आई। समोरा ने कोड वर्ड्स अदा किए। उधर से भी एक अफसर ने अपने कोड वर्ड्स सुनाए, फिर कहा, समोरा रिपोर्ट सुनाओ। वो बोली, बहुत बुरी रिपोर्ट है। यहाँ फरहाद अली तैमूर है। क्या ताशकंद में है? मेरे दिमाग में है। मुझे तुमसे रब्ता कायम करने पर मजबूर कर रहे और अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा है। उसने ट्रांसमीटर को ऑफ किया। मैंने अफसर के पास पहुंचकर कहा, हेलो, मैं फरहाद अली तैमूर तुमसे मुखातिब हूँ। वो अपनी जगह गुमसुम बैठा हुआ था। उसकी सोच कह रही थी, ये पहाड़ अचानक हमारे रास्ते में आ गया है, हमारे तमाम मंसूबे खाक में मिल जाएंगे। कोई और टेलीपैथी जाने वाला होता तो उससे दोस्ती हो जाती, बहुत सी शराइत पर समझौता हो जाता, लेकिन ये फरहाद तो अज़ल से हमारा दुश्मन है। वो मेरे खिलाफ बेख्तियार सोच रहा था। फिर उसके दिमाग में ये बात आई कि मैं उसके ये ख्यालात पढ़ रहा हूँगा। वो जल्दी से बोला, मिस्टर फरहाद, आप मेरे पास आए हैं, ये मेरी खुशकिस्मती है। मैंने कहा, और बदनसीबी भी है। सुबह होने तक अपने पूरे अमले के साथ ये मुल्क छोड़ दो, सिर्फ समोरा यहाँ रहेगी। मैंने उस पर तनवीमी अमल करके उसे अपनी फर्माबरदार कनीज़ बनाया है। जब तनवीमी अमल का असर ख़त्म होगा तो वह तुम्हारे पास वापस चली आएगी। प्लीज़ आप हमारे मुताल्लिक ऐसा दो टोक फैसला ना करें, हमसे मुज़ाकरात करें, कोई समझौता कर लें। समझौते मजबूरी की हालत में किए जाते हैं। खुदा का शुक्र है कि उसने मुझे तुम्हारा मोहताज नहीं बनाया है। सुबह 6 बजे यहाँ पाए गए तो तुम सबके जहनी तवाज़न बिगाड़ कर साइबेरिया के पागल खाने में पहुँचा दूंगा। मैंने रब्ता ख़त्म कर दिया। दिमागी तौर पर समोरा के खेमे में हाजिर हो गया। उसने पूछा, क्या हुआ? मैंने कहा, तुम्हारे अफसर से कह दिया कि मैं तुम पर तनवीमी अमल करके अपनी ताबेदार बना चुका हूँ। जब इस अमल का असर ख़त्म होगा और तुम अपने इख्तियार में रहोगी तो उनके पास चली जाओगी। ये तुमने अच्छा किया। अब मैं उनकी नज़रों में गद्दार नहीं रहूँगी। वो मुझे तुम्हारी मामूला और मजलूम समझते रहेंगे। ओह, तुम्हारा जवाब नहीं। मैं तुम्हारे साथ आज़ादी से रहूँगी और वो लोग समझेंगे मैं तुम्हारी कनीज़ बनकर रह रही हूँ। वह बहुत खुश थी और जी भर के खुशी का इजहार कर रही थी। इंसान को ज़िंदगी में मुसरतें बहुत कम मिलती हैं, इसलिए एक को दूसरे से मुसरतें मिलती हों तो इन तमाम मुसरतों को फराख दिली से दूसरे की झोली में डालते रहना चाहिए। हातम ताई भी यही करता था, लेकिन मैंने उस रात हातम ताई बनकर बड़ा नुकसान उठाया। बड़ी देर तक रॉकी हडसन से गाफिल रहा, जिसका नतीजा ये निकला कि वो मेरी गिरफ्त से हमेशा के लिए आज़ाद हो गया। दूसरी सुबह जब मैंने ख्याल ख्वानी की परवाज़ की और रॉकी के दिमाग में पहुंचना चाहा तो मेरी सोच की लहरों को उसका दिमाग नहीं मिला। वो अब इस दुनिया में नहीं रहा था। तभी मौत मर चुका था या फिर किसी ने उसे कत्ल कर दिया था। मुझे यकीन की हद तक शुबा था कि जेरी हॉक ने उसे कत्ल किया है। मैंने बारहा ऐसे तमाशे देखे हैं। किसी तंजीम में ख्वाह कितना ही अहम शख्स हो, उस अहम शख्स से अगर तंजीम को नुकसान पहुंचने वाला होता है तो उसकी अहमियत को नज़रअंदाज करके उसे मौत की नींद सुला दिया जाता है। रॉकी बारबरा निक्सन को भी अंदेशा खाने लगा होगा कि मैं उन्हें भी अपना मामूल और ताबेदार बना लूँगा। ऐसा वक्त आने से पहले ही रॉकी को ख़त्म कर दिया गया। जेरी और बारबरा एक बार मेरे मामूल रह चुके थे। मैं पिछली शाम रॉकी के ज़रिए जेरी की आवाज़ सुन चुका था। उसके और बारबरा के कोड वर्ड्स भी मालूम कर चुका था। अब उन्हें ट्रैप करने का यही एक रास्ता रह गया था कि मैं जेरी बनकर बारबरा के पास जाऊं और बारबरा बनकर जेरी के दिमाग में जाकर उसकी कोई बड़ी कमज़ोरी मालूम करूं। मैंने इसी मकसद के लिए पहले ही दोनों के कोड वर्ड्स मालूम कर लिए थे। मैंने आंखें बंद की, बारबरा के लबो लहजे को जहन में दोहराया, फिर परवाज़ करते हुए उसके पास पहुंच गया। जेरी के लहजे में कहा, हेलो बारबरा। वो बोली, प्लीज़ कोड वर्ड्स। मैंने वही कोड वर्ड्स अदा किए जो जेरी ने उसके पास आने के लिए मुकर्रर किए थे, लेकिन उसने सांस रोक ली। मुझे शुबा हुआ कि वह धोखा खाने से पहले होशियार हो गई है। फिर भी मैंने दूसरी कोशिश की। 1 मिनट के बाद फिर उसके पास आकर पूछा, क्या बात है, मैं जेरी हूँ। उसने फिर सांस रोक ली। एक बार मैंने बारबरा का लहजा इख्तियार किया और जेरी के दिमाग में आया। बारबरा ने जो कोड वर्ड्स मुकर्रर किए थे उसे सुनाया। जेरी ने फ़ौरन ही सांस रोक ली। मुझे यकीन हो गया कि दोनों ने एहतियाती तदाबीर पर अमल करते हुए अपने दरमियान नए कोड वर्ड्स मुकर्रर किए हैं और ये फ़र्ज़ कर लिया कि उनके पुराने कोड वर्ड्स के ज़रिए दिमागों में आने वाला फरहाद ही होगा, और मैंने अपनी हरकतों से साबित कर दिया था। समोरा ने खेमे में आकर पूछा, क्या ख्याल है, आउटिंग के लिए चलोगे? हाँ, मैं ताशकंद शहर अच्छी तरह देखना चाहता हूँ। मैंने रेडीमेड मेकअप के ज़रिए चेहरे में ज़रा सी तब्दीली की। समोरा ने पूछा, क्या इसलिए खुद को छुपा रहे हो कि रॉकी तुम्हें देख कर गया है?
रॉकी अब इस दुनिया में नहीं। दुश्मनों ने अपनी सलामती के लिए उसे मार डाला है। ओ गॉड, उन्होंने अपने टेलीपैथी जानने वाले को मार डाला है। क्या उसके साथ ऐसा कोई खास आदमी था जिसने तुम्हें कल रात यहाँ देखा था? समोरा का सवाल सुनकर मुझे महाशक्ति राज याद आया। पहली बार जब मैं उसके दिमाग में था तो वो बेचैनी महसूस कर रहा था और ये समझ रहा था कि नशे की तलब के बायस उसके अंदर बेचैनी पैदा हो गई है। वो नशा हासिल करने के लिए खुद को सांपों से डसवाता था। जहाँ उसने रिहाइश इख्तियार की थी वहाँ 3 पटारों में 3 किस्म के जहरीले सांप थे जिन्हें वो दूध पिलाता था। हर रोज उनमें से एक सांप उसे डस लिया करता था। पिछली रात रॉकी उसके साथ उसकी रिहाइशगाह में आया था। उस वक्त जेरी हॉक रॉकी के दिमाग में था और ये यकीन करना चाहता था कि उस वक्त मैं रॉकी के अंदर मौजूद हूं या नहीं। मैं वहां से चला आया। अब तकरीबन 12 घंटे के बाद महाशक्ति राज के पास गया तो वो फिर अपने दिमाग में बेचैनी महसूस करने लगा। उसकी सोच कह रही थी कि अब फिर मेरे दिमाग में जेरी आया है। मैंने कहा, हाँ मैं जेरी बोल रहा हूँ। ये बताओ, कल रात रॉकी तुम्हारे साथ इस रिहाइशगाह में आया था, वो कहाँ है? वाह बहुत खूब, तुम मुझसे पूछ रहे हो? मेरे हाथों से उसे हलाक कराया और मुझसे पूछ रहे हो? मैंने उसे सोचने पर मजबूर किया तो वो पिछली रात के वाकयात सोचने लगा। वो नशे की तलब से मजबूर होकर अपनी रिहाइशगाह में आया। उसके साथ रॉकी था। जब वो एक पटारा खोलकर एक सांप निकालने लगा तो रॉकी सहम कर एक कुर्सी पर बैठ गया। उसने कहा, डरने की ज़रूरत नहीं है, ये सांप मेरी गिरफ्त में है। ये मेरी मर्जी के मुताबिक सिर्फ मुझे डसेगा। शक्तिराज ने ऐसा कहते वक्त अपने अंदर जेरी हॉक की आवाज़ सुनी। वो कह रहा था, नहीं शक्तिराज, ये सांप मेरी मर्जी के मुताबिक तुमसे पहले रॉकी को डसेगा। शक्तिराज इनकार करना चाहता था लेकिन खुद को बेबस महसूस कर रहा था। वो रॉकी से कहना चाहता था, भाग जाओ। वो दूसरा टेलीपैथी जानने वाला तुम्हारी मौत चाहता है। वो ऐसा न कर सका। जेरी ने कहा, तुम्हारा दिल, दिमाग, तुम्हारी जुबान और तुम्हारा तमाम जिस्म मेरे कब्जे में है। देखो, तुम सांप को इसके करीब ले जा रहे हो। वो रॉकी को हलाक नहीं करना चाहता था लेकिन बेख्तियार सांप को उसकी तरफ ले जा रहा था। रॉकी उछलकर खड़ा हो गया। सांप की ऐसी दहशत थी कि कुर्सी से उछलते ही तवाज़न कायम न रख सका, फर्श पर गिर पड़ा। फिर उसे उठने का मौका न मिला। शक्तिराज ने सांप के मुंह को उसकी गर्दन पर रखा। दूसरे लम्हे में उसके हलक से चीख निकली। तब जेरी ने शक्तिराज के दिमाग को ढील दे दी। वह हैरानी से आंखें फाड़ फाड़ कर रॉकी को दम तोड़ते हुए देख रहा था। जेरी ने कहा, शक्तिराज, उसे भूल जाओ और याद रखो तुम्हें नशे की तलब हो रही थी। ये मंजर देखकर वो और भी नशे का मोहताज हो गया था। उसने इस सांप को पटारे में रखकर बंद कर दिया। उसके पालतू सांप एक वक्त में एक ही बार डसते थे, फिर दूध मांगते थे। वह दूसरा सांप पटारे से निकालते हुए बोला, लेकिन जेरी साहब, मैं अभी तो मदहोश हो जाऊंगा। इस लाश का क्या बनेगा? इसकी फिक्र न करो, यह गायब कर दी जाएगी। शक्तिराज ने अपना मुंह खोलकर जुबान निकाली, फिर मुट्ठी में पकड़े हुए सांप को बिल्कुल करीब लाया। सांप ने उसकी जुबान को डस लिया। उसके हलक से एक कराह निकली। उसने फौरन ही उसे पटारे में डालकर बंद कर दिया। फिर लड़खड़ाता हुआ आकर बिस्तर पर गिर पड़ा। थोड़ी देर बाद उसे होश न रहा। वो खुली आंखों से कमरे को देख रहा था लेकिन नशे की रंगीन वादियों की सैर कर रहा था। दूसरी सुबह आंख खुली तो याद आया कि पिछली रात वो क्या करता रहा था। उसने कुर्सी की तरफ देखा। वहां फर्श पर रॉकी की लाश नहीं थी। जेरी के आदमी उसे उठाकर ले गए थे। मैं शक्तिराज के ये ख्यालात पढ़ रहा था। जेरी के लहजे में बोला, हाँ वो लाश मेरे आदमी ले गए हैं। तुम मुत्तहिदा मजहबी फ्रंट के यहूदी रहनुमा और पादरियों को फ़ोन के जरिए इतला दो कि रॉकी मारा गया है। जेरी साहब, मैं कैसे इतला दूँ? आप जानते हैं हम तमाम अहम अफराद एक दूसरे की रिहाइशगाह और फ़ोन नंबर नहीं जानते हैं। आप टेलीपैथी जानने वाले, हम एक दूसरे की खबरें पहुंचाते हैं और किसी मुकर्रर की हुई जगह हमें मीटिंग के लिए बुलाते हैं। उसकी बातों से पता चला कि वो सब बहुत मोहतात हैं। किसी भी टेलीपैथी जानने वाले दुश्मन से महफूज रहने के लिए यह तरीक़ाकार इख्तियार किया है। चूँकि रॉकी सबके नाम, पते और फ़ोन नंबर वगैरह जानता था और उनसे दिमागी राब्ता भी रखता था, इसलिए पहली फुर्सत में उसे मार डाला गया ताकि इस तंजीम तक पहुँचने का मुझे कोई रास्ता न मिले। मैंने दिमागी तौर पर वापस आकर समोरा को देखा। वो बोली, ख्याल ख्वानी से फुर्सत मिल गई है तो चलो। फुर्सत कहाँ मिलती है? हमारे दुश्मन शेर से सवा शेर हो जाते हैं। मैं कभी कभी जीतने वाली बाजी हार जाता हूँ। ये तो मेरे लिए दुख की बात है कि मेरे आते ही तुम्हारा काम बिगड़ रहा है। इसमें शुबा नहीं है कि तुम मेरा चाल चलन बिगाड़ती रही। अगर कल रात रॉकी के साथ लगा रहता तो उस तंजीम के तमाम अहम अफराद के नाम और पते मालूम कर लेता। वो करीब आकर बोली, मैं बहुत बुरी हूँ, क्या मुझे छोड़ दोगे? नहीं, तुमने काम बिगाड़ा है, तुम इसे संवारोगी। अभी ताश का एक पत्ता हाथ में है। मैंने जेरी के दिमाग से सिर्फ कोड वर्ड्स ही नहीं, उसकी और बारबरा की रिहाइशगाहों के पते भी मालूम किए थे। यकीन तो नहीं है कि वो उन मकानों में होंगे। कोड वर्ड्स की तरह रिहाइश भी बदल दी होगी। फिर भी चलो, मैं पता बता रहा हूँ, वहां तक मेरी रहनुमाई करो। हम खेमे से बाहर आए। याकूब हमदानी से मुलाकात हो गई। उसने समोरा से कहा, तुमने मेरे यार को ऐसा दीवाना बनाया है कि मुझे भूल गया है। कहाँ है वो बोली, तुम यारी का दावा करते हो और यार को नहीं पहचानते हो। उसने चौंक कर मुझे देखा।
फिर करीब आकर और गौर से देखने लगा। मैंने हंसते हुए कहा, हमदानी, मैं फरहाद हूँ। वो मुझसे लिपट कर बोला, कमाल है, तुम तो बिल्कुल ही बदल गए हो। क्या अब फिर दुश्मनों से सामना होगा? खुदा बेहतर जानता है। सामना हो सकता है, इसीलिए इतनी एहतियात से बाहर जा रहा हूँ। हम बातें करते हुए समोरा की कार के पास आई। हमदानी ने कहा, तुम्हारे आते ही मुझे तमाम दुश्मनों से निजात मिल गई। मेरा ख्याल है अब कोई मुझे परेशान नहीं करेगा। ऐसी बात नहीं है। गैर मुल्की एजेंटों के छुपने के लिए तुम्हारे ये कॉर्निवल बहुत ही महफूज बना गए। तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है। कल रात मैंने यहाँ से रूसी जासूसों को भी भगाया है। उसने हैरानी से पूछा, क्या वाकई? लेकिन वो भागने वाले जासूस कौन थे? मैं तो अपने तमाम मुलाजमों को जानता हूँ। वो तुम्हारे मुलाजिम नहीं थे। वो समोरा और दूसरे रूसी मुलाजमों को ट्रैप करके उन्हें हुकूमत के खिलाफ जासूसी और तखरीबकारी के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे। भाई, ये कॉर्निवल तो मेरे लिए मुसीबत बन रहा है। मेरे दोस्त फरहाद, तुम नहीं रहोगे तो मैं भी दुश्मनों को कभी पहचान ना सकूंगा। समोरा ने कहा, दुश्मनों को जल्द ही यकीन हो जाएगा कि तुम्हारा कॉर्निवल मौत का कुआं है। जो दुश्मन बनकर आएगा वो जिंदा वापस नहीं जाएगा, और जो वापस गया वो दोबारा आने की जरूरत नहीं करेगा। मैं समोरा के साथ कार में बैठकर जाने लगा। हमदानी ने कहा, यार जल्दी वापस आना। मुझे मालूम होता कि तुम्हारे बगैर ये कॉर्निवल जारी नहीं रख सकूंगा तो मैं तुम्हारे बगैर पैदा होने से इनकार कर देता। हम हंसते हुए कॉर्निवल के अहाते से बाहर आ गए। समोरा ड्राइव कर रही थी। अच्छी खासी सर्दी पड़ रही थी। चूंकि हम अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा सर्द इलाकों में गुजारते रहे, इसलिए इससे शदीद सर्दी के बावजूद मौसम खुशगवार लग रहा था। मैंने समोरा को सबसे पहले बारबरा की रिहाइशगाह का पता बताया। वह मुझे शहर के एक दूर उफ्तादा हिस्से में ले आई, जहाँ छोटे छोटे कॉटेज बने हुए थे। उसने एक कॉटेज के सामने कार रोक दी। मैंने कॉटेज का नंबर पढ़ा, वही था। समोरा ने कहा, तुम बैठो, मैं जाती हूँ। हो सकता है वहाँ तुम्हारे लिए जाल बिछाया गया हो। तुम ये समझती हो कि वहाँ जाल बिछाया जा सकता है तो ये भी समझ लो, मैं यहाँ आराम से बैठकर तुम्हें वहाँ जाने नहीं दूंगा। तुम यहाँ बैठकर मेरे दिमाग में रहकर मेरी हिफाजत कर सकते हो, लेकिन वहाँ तुम्हें कुछ हो गया तो मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकूंगी। वह दुरुस्त कह रही थी। मेरा जवाब सुने बगैर कार से निकलकर कॉटेज के अहाते में गई। वहाँ खामोशी और वीरानी सी थी, जैसे उस कॉटेज में कोई रहता ही ना हो। समोरा ने बरामदे में पहुंचकर दरवाजे के साथ लगी हुई कॉल बेल के बटन को दबाया। जरा इंतजार किया, फिर बटन दबाया। अंदर से किसी की आहट भी सुनाई नहीं दे रही थी। उसने तीसरी बार बटन दबाया। मैंने सोच के जरिए कहा, दरवाजे पर दस्तक दो। उसने दस्तक देने के लिए दरवाजे पर हाथ मारा तो वो खुलता चला गया। समोरा ने इसे पूरी तरह खोलकर देखा, फिर चौंक गई। कमरे के वस्ते में फर्श पर एक नौजवान लड़की की लाश पड़ी थी। वो बोली, फरहाद, तुम मेरे अंदर हो? हाँ, और तुम्हारे जरिए एक लाश देख रहा हूँ। अंदर जाओ। किसी से भी सामना हो तो उसे बोलने पर मजबूर करना, ताकि मैं उसके अंदर पहुंचकर तुम्हें उससे महफूज रखूं। वो मोहतात अंदाज में कमरे के अंदर आई। वहां कोई नहीं था। फिर वो दूसरे कमरे में गई। बाथरूम, स्टोर रूम और किचन वगैरह में भी जाकर देख लिया। जब यकीन हो गया कि कॉटेज के अंदर और बाहर कोई दुश्मन नहीं है, तो मैं कार से निकलकर उस कमरे में आया। उस लाश को देखा बड़ी हैरानी हुई। वो बारबरा निक्सन थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था। उसके कत्ल होने की कोई वजह समझ में नहीं आ रही थी। मैंने यकीन करने के लिए ख्याल ख्वानी की परवाज़ की। मेरी सोच की लहरों को बारबरा के दिमाग में पहुंचना चाहिए था, लेकिन वो भटक रही थी। बारबरा का दिमाग नहीं मिल रहा था। इसका मतलब ये था कि वो दिमाग वाली और अपने मखसूस लबो लहजे वाली अब इस दुनिया में नहीं रही। समोरा ने पूछा, क्या इसे पहचानते हो? ये कौन है? मैंने उसके साथ कॉटेज से बाहर आते हुए कहा, वो बारबरा की लाश थी। मैंने ख्याल ख्वानी के जरिए उसकी मौत का यकीन किया है। हम दोनों कार में आकर बैठ गए। वो उसे स्टार्ट करना चाहती थी। मैंने कहा, ठहरो। मुझे यकीन करने के बाद भी यकीन नहीं आ रहा। ये क्या बात हुई? क्या ख्याल ख्वानी का इल्म गलत हो सकता है? मैंने उसे हाथ के इशारे से खामोश रहने के लिए कहा, फिर अपनी सोच की लहरों को जैरी तक पहुंचाया। मजीद हैरानी हुई। जैरी भी मुर्दा था। शायद वो भी कत्ल किया गया था। क्या मुझे यकीन करना चाहिए कि एक तंजीम की तीनों टेलीपैथी जानने वाले इस दुनिया से एक ही दिन में उठ गए हैं? रॉकी का कत्ल समझ में आ गया था। मैं उसके जरिए जैरी और बारबरा को बेनकाब कर सकता था, उस तंजीम को तबाह कर सकता था। इसलिए जैरी ने उसे कत्ल कर दिया था। लेकिन जैरी और बारबरा को किसने मारा? क्यों मारा? अक्ल तस्लीम नहीं करती थी कि एक तंजीम के बेहद अहम सतून गिरा दिए गए हैं। मैंने समोरा से कहा, क्या तुम यकीन करोगी कि उनका दूसरा टेलीपैथी जानने वाला जैरी भी कत्ल हो चुका है? अगर तुम्हारी टेलीपैथी कहती है तो फिर मान लेना चाहिए। बाय द वे, तुम यकीन क्यों नहीं कर रहे हो? मैंने विंड स्क्रीन के पार खला में तकते हुए कहा, मैं चाहूँ तो मैं भी दुश्मनों को यकीन दिला सकता हूँ। उनकी सोच की लहरें भी उन्हें यकीन दिलाएंगी कि फरहाद मर चुका है। ये कैसे हो सकता है? अगर कोई मुझ पर तनवीमी अमल करे और मेरे दिमाग से मेरी आवाज़ और लहजे को मिटा दे और उस दिमाग में नया लबो लहजा नक्श कर दे, तो मेरे पिछले लबो लहजे का सहारा लेकर आने वाली सोच की लहरें मेरे दिमाग में नहीं पहुंचेंगी, क्योंकि वो गुम कर दी गई हैं। जो गुम हो जाए उसके पास सोच की लहरें भला कैसे पहुंचेंगी? तुम ये कहना चाहते हो कि बारबरा और जैरी पर तनवीमी अमल किया गया है, उनके दिमागों से उनकी पैदाइशी आवाज़ और लहजा मिटा दिया गया है?
ताकि तुम्हारी सोच की लहरें भटकती रहें और यकीन कर लें कि वो दोनों मर चुके हैं। हाँ, मुझे ऐसा धोखा दिया जा सकता है, बल्कि वो दोनों जिंदा रहकर मुझे धोखा दे रहे हैं। समोरा चौंक गई, फिर चुटकी बजाकर बोली, सांझ को आंच क्या है? वो लाश कमरे में पड़ी है, हम उसके चेहरे को टटोल कर मालूम कर सकते हैं कि वो वाकई बारबरा है या उस पर बारबरा का मेकअप किया गया है। समोरा, फी ज़माना प्लास्टिक सर्जरी का मेकअप नहायत आसान हो गया। जिस तरह मैं, सोनिया पारस और अली तैमूर अपनी कई हमशक्ल डमी तैयार रखते हैं, उसी तरह बारबरा ने भी अपनी डमी की लाश यहाँ छोड़ी होगी। हम जेरी की रिहाइशगाह में जाएंगे तो वहाँ जेरी की डमी पड़ी होगी। अब वो पुराने ज़माने का मेकअप नहीं रहा कि जब चाहा वैनिशिंग क्रीम के ज़रिए मेकअप उतारकर बहरूपियों की असलियत मालूम कर सके। ये हर तरह से साबित हो चुका था कि वो दोनों मर चुके हैं। इसके बावजूद कोई बात खटक रही थी, और वो बात क्या थी जो मेरे अंदर अटकी हुई थी और समझ में नहीं आ रही थी। समोरा ने कहा, तुम्हारा दिल नहीं मानता है तो ना मानो। अगर ये धोखा है तो दुश्मन कब तक धोखा देते रहेंगे? वो किसी बहरूप में भी आएंगे तो तुम अपनी जहानत से उन्हें पहचान लोगे। मैं मानता हूँ अगर वो जिंदा है तो जल्दी उन्हें ढूंढ निकालूंगा, लेकिन कोई बात मेरे अंदर फंसी हुई है। अगर तुम्हारे हलक में मछली का कांटा फंस जाए तो उसे निकाले बगैर सुकून मिलेगा? उसने इनकार में सर हिलाया। मैंने कहा, यही हाल मेरा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इस फ्रॉड की हकीकत अभी मालूम कर सकता हूँ, लिहाजा मुझे हकीकत मालूम किए बगैर यहाँ से नहीं जाना चाहिए। वो बोली, हमें पासपोर्ट और दीगर शनाख्ती कागजात में ये लिखना होता है कि हमारे जिस्म पर कोई जख्म का या किसी तरह का पैदाइशी निशान है या नहीं। क्या बारबरा के जिस्म पर कोई पैदाइशी? उसकी बात पूरी होने से पहले ही मैं चौंक गया। उसके शाना पर हाथ मारकर बोला, वो मारा। वो तकलीफ से कराते हुए अपने शाने को सहलाते हुए बोली, ऐसी भी क्या खुशी कि मुझे मार डालो। मैंने उसके शाने को सहलाते हुए कहा, सॉरी। वो बात याद आ गई जो मेरे दिमाग के चोर गोशे में छुपी हुई थी। बारबरा पैदाइशी तौर पर ना लड़की है ना लड़का। समोरा ने हैरानी से पूछा, ये क्या बात हुई? मैंने कहा, यही बात है। कुदरती तौर पर उसके जिस्म का निज़ाम ऐसा है जिसके पेश नज़र ना उसे लड़की कहा जा सकता है ना लड़का। वो फितरतन खुद को लड़की समझती है, लेकिन उसमें लड़की के जज्बात नहीं हैं। निहायत सर्द मिजाज की हामिल है। डॉक्टरों ने कहा था कि वो माकूल इलाज और ऑपरेशन के बाद लड़की बन सकती है, लेकिन बारबरा ने कभी अपना इलाज नहीं कराया। क्या तुमने उसका जिस्म देखा है? नहीं, जहाँ शर्म रोकती है वहाँ मैं अपनी ख्याल ख्वानी की लहरों को जाने नहीं देता। तुम कॉटेज में जाओ, एक औरत की हैसियत से उसे चेक करके चली आओ। मैं उसे देखने के लिए तुम्हारे दिमाग में नहीं रहूँगा। वो मेरी हदायत के मुताबिक कॉटेज में गई, उस लाश को चेक किया, फिर मेरे पास आकर बोली, तुम्हारे यकीन दुरुस्त है, वो बारबरा की लाश नहीं है। वह मकतूला जिस्मानी एतबार से मुकम्मल औरत थी। मैंने इत्मीनान की सांस ली। जो फांस अटकी हुई थी वो निकल गई। बारबरा ने मुझे धोखा देने के लिए उस डमी को अपना चेहरा तो दिया था, मगर अपना जिस्मानी निज़ाम नहीं दे सकी थी। उसने सोचा होगा कि मैं इतनी दूर तक नहीं पहुंचूंगा। उसके फ्रॉड ने साबित कर दिया कि जेरी हॉक भी मुर्दा नहीं, जिंदा है। मैं पारस और तौबा को बल्ख शहर के करीब छोड़कर हेलीकॉप्टर तिब्बत की सिमत ले गया था। मेरे जाने के बाद वो एक वसी मैदान में दूर तक चलते रहे। अतराफ में पहाड़ियां नजर आ रही थीं, लेकिन कोई छोटी बड़ी इंसानी आबादी दिखाई नहीं दे रही थी। तकरीबन 2 घंटे तक चलते रहने के बाद बल्ख शहर नजर आने लगा। शहर के बाहर बहुत से लोगों की भीड़ लगी हुई थी। करीब पहुंचने पर मालूम हुआ कि भुजकशी का मुकाबला हो रहा है। ये अफगानों का रवायती खेल है जो सदियों से दिलेरी और जवां मर्दी के मुजाहरे के तौर पर खेला जाता है। इस खेल में कई कबीले के जवां मर्द शरीक होती हैं। ये तमाम जवां मर्द घोड़ों पर सवार रहते हैं और कई मील की दौड़ लगाते हैं। एक जगह ज़मीन पर ज़िबा किया हुआ बकरा पड़ा होता है। शर्त यह होती है कि कोई शाहसवार घुड़सवारी करता हुआ इस बकरे को वहां से उठाकर ले जाए। जो भी उठाकर ले जाता है, दूसरे सवार तेज़ रफ्तारी से उसके बराबर घोड़ा दौड़ाते हुए इस बकरे को उससे छीनते हैं। यूं कई मील की दौड़ में कितने ही सवार एक दूसरे से वो बकरा छीनते रहते हैं। इस तरह छीनने झपटने के अमल को भुजकशी कहते हैं। जो जवां मर्द आखिरी फतह के निशान तक बकरा छीन कर लाता है वही फाते कहलाता है। अक्सर ये खेल जिंदगी और मौत का खेल बन जाता है, क्योंकि कोई कबीला किसी से शिकस्त खाना अपनी तौहीन समझता है। एक मुर्दा बकरे को हासिल करने और अपनी बर्तरी कायम रखने के लिए वो जिंदा इंसान को मारकर फाते कहलाती है। देखा जाए तो आज के अफगानिस्तान में यही सियासी खेल हो रहा है। मुसलमानों के कई गिरोह इस मुल्क में अपनी अपनी हुकूमत कायम करना चाहती हैं। एक मुर्दा बकरे की तरह इस मुल्क को एक कबीला दूसरे कबीले से छीन रहा है। खुदा जानता है अफगानिस्तान के मुसलमान कबीलों की यह बुजकशी कितने अरसे तक कायम रहेगी। पारस बुजकशी के खेल के मुतल्लिक कुछ नहीं जानता था। मैदान से गुजरते हुए एक बकरे को ज़मीन पर पड़ा देखकर रुक गया, फिर बोला, ये इतनी दूर किसने बकरे को ज़िबा करके छोड़ दिया है? तौबा ने उसका हाथ पकड़ कर कहा, यहाँ से फ़ौरन किसी दरख्त या टीले की आड़ में चलो। इधर घुड़सवार आते होंगे। तुम कैसे जानती हो कि यहाँ घुड़सवार आते होंगे? ये हमारे मुल्क का एक रवायती खेल है। दर्जनों घुड़सवार तेज़ रफ्तारी से अभी आएंगे और इस बकरे को उठाकर इसे एक दूसरे से छीनते हुए ले जाएंगे।
बकरे के करीब एक गहरा गड्ढा था। पारस ने उस बकरे को उठाकर उस गड्ढे में फेंक दिया। तौबा ने कहा, अरे ये तुमने क्या किया? वो बोला, मेरी जान, अगर कोई चीज़ हमवार ज़मीन पर रखी हो तो उसे कोई भी घुड़सवार उठा सकता है। कमाल तो ये होगा कि यहाँ के शहसवार इसे गड्ढे में से निकाल कर ले जाएं। वस्कर बोली, तुम भी खूब शरारतें करते हो। उसी वक्त घोड़ों के टापों की आवाज़ें सुनाई दी। उन्होंने सर घुमाकर देखा, बहुत दूर गर्द का तूफान सा उठ रहा था। इस तूफानी गर्द में दर्जनों घुड़सवार तेज रफ्तारी से चले आ रहे थे। तौबा पारस का हाथ थामकर वहां से भागने लगी। वह दोनों जल्द से जल्द किसी महफूज जगह पहुंचना चाहते थे। वो आंधी तूफान की तरह आने वाले उस जगह पहुंच गए जहां बकरा पड़ा हुआ था, लेकिन अब वो वहां नहीं था। तेजी से आने वाले सवारों ने अपने अपने घोड़े रोक लिए। उनका खेल बिगड़ गया था। वह मुर्दा बकरा नहीं था जिसके लिए जिंदा लोग आपस में मुकाबला करने वाले थे। एक सवार ने गड्ढे की तरफ इशारा किया। वो सब घोड़ों पर बैठे गड्ढे के किनारे आए। फिर वहां बकरे को पाकर गुस्से से दूर तक देखने लगे। उनकी नजरें पारस और तौबा पर थम गईं। घोड़े इधर से उधर जाने के लिए मचल रहे थे और उनके सवार लगाम में खींच खींच कर उन्हें अपने काबू में रख रहे थे। आपस में कुछ बोल रहे थे। पारस और तौबा की तरफ इशारा करते जा रहे थे। फिर उन सब ने एक साथ उनकी तरफ दौड़ लगाई। तौबा ने कहा, ओ गॉड, वो हमारी तरफ आ रहे हैं, भागो। वो भागना चाहती थी। पारस ने हाथ पकड़कर खींचते हुए कहा, हमने कोई जुर्म नहीं किया है, वो हमें सजाए मौत देने नहीं आ रहे हैं। वो उसे खींचता हुआ एक टीले के ऊपर आया। घुड़सवार करीब आ गए थे और टीले के चारों तरफ चक्कर लगा रहे थे। एक ने कहा, ओए ये तो हसीना है। दूसरे ने कहा, माशूक है, माशूक। तीसरे ने कहा, ओ जाने जा, तुमने तो दिल गिरफ्तार कर लिया। पारस ने सख्त लहजे में पूछा, तुम लोग क्या चाहते हो? वहाँ शायद अंग्रेजी जुबान कोई नहीं समझता था या फिर तौबा के हुस्न शबाब के आगे कोई उसकी नहीं सुन रहा था। तौबा ने मुकामी जुबान में पूछा, ये क्या हरकत है? तुम लोग क्या चाहते हो? एक ने कहा, तुमने या तुम्हारे यार ने बकरे को गड्ढे में फेंक कर हमारा खेल खराब किया है, हमें उल्लू बनाने वाला मजाक किया है। दूसरे ने कहा, हम बुजकशी कर रहे थे, अब जनकशी करेंगे। इस बकरे की जगह तुम्हारे नाजुक बदन की खींचातानी करेंगे। एक और सवार ने कहा, जो नौजवान फतह के निशान तक बकरा छीन कर ले जाता है उसे नकद रकम के अलावा वो बकरा भी दे दिया जाता है। हम में से जो तुम्हें छीन कर फतह के निशान तक ले जाएगा तुम उसे इनाम में मिल जाओगी। वो अपने घोड़ों को चाबुक मारते हुए उन्हें टीले की बुलंदी पर ला रहे थे। कुछ घोड़े ढलान में फिसल रहे थे, कुछ अपना तवाज़न नहीं रख पा रहे थे। उनके हिनहिनाने और सवारों के हाँकने की आवाज़ों से फिजा गूंज रही थी। तो अब ऐसे हालात में शेरनी बन जाती थी। पहले तो उसने सोचा कि अपने हमवतनों के खिलाफ हथियार इस्तेमाल नहीं करेगी, लेकिन उसने मजबूरन अपने शाने से गन उतारी, फिर एक हवाई फायर किया ताकि वो मुंतशिर होकर मैदान छोड़ दें। मगर अचानक ही एक सवार ने उसके हाथ पर ठोकर मारी। गन हाथों से छूटकर ढलान में लुढ़कती चली गई। वो गन के पीछे दौड़ी, सवार उसके पीछे दौड़े। इससे पहले कि वो झुककर गन उठाती, दो सवारों ने दोनों तरफ से उसके बाजुओं को जकड़ लिया, फिर उसे उठाते हुए ले गए। पारस दूसरे सवारों के दरमियान उलझा हुआ था और तौबा के करीब पहुंचना चाहता था। सवार उसे आगे पीछे से चाबुक मारते जा रहे थे। उसने तौबा को अगवा होते देखा तो एक सवार पर छलांग लगाई, उसे लिए हुए घोड़े समेत ढलान की तरफ गिरा। सवार को यूं लगा जैसे दो फौलादी हाथ मुंह पर पड़े हों। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया, वो मुकाबले के काबिल नहीं रहा। पारस ने उसके हाथ से चाबुक छीनकर घोड़े को फुर्ती से खड़ा किया, उस पर उछल कर सवार हुआ। फिर उसे एड़ लगाता हुआ उन सवारों के पीछे दौड़ पड़ा जो तौबा को लिए जा रहे थे। तौबा की हालत काबिल दीद थी। उसे दो सवार दो तरफ से पकड़े अपनी अपनी तरफ खींचते हुए बरक रफ्तारी से लिए जा रहे थे। दूसरे सवार भी उनके बराबर घोड़े दौड़ाते हुए तौबा को उनसे छीन लेना चाहते थे। बुजकशी के मुकाबले में इनाम पाने का लालच होता है और जनकशी में तो फाते को एक निहायत हसीन और जमील औरत मिलने वाली थी। इसलिए हर सवार की एक ख्वाहिश थी कि वह दूसरों से तौबा को छीन कर ले जाए। पारस अपने घोड़े को बरक रफ्तारी से दौड़ाता हुआ दूसरे सवारों से सबकत ले जाकर तौबा के करीब पहुंच गया। दूसरे सवारों के चाबुक खा रहा था और अपने चाबुक से उन्हें मारता जा रहा था। वो चीखें मार रही थी, अपने दोनों बाजुओं को दो तरफा गिरफ्त से छुड़ाने की कोशिशें कर रही थी, लेकिन बाजू ऐसे ही लम्हात में निजात पाते थे कि कोई तीसरा आकर उसे पकड़कर खींचता हुआ ले जाता। तौबा की चीखों में आंसू नहीं थे और ना ही वो आम औरतों की तरह नाजुक और कमजोर थी। वो गुस्सा और जोश में जिहाद करते हुए चीखती जा रही थी। पारस के लिए दुश्वारी ये थी कि वह एक सवार से तौबा का बाजू छुड़ाता तो दूसरे उसे सख्त जमीन पर घसीटते हुए ले जाता। अभी तो वो दो सवारों के दरमियान जमीन से उठी हुई जा रही थी। वह बरक रफ्तार घोड़े की पीठ पर सवार हो गया। हाथों में लगाम थी और वह अपना तवाजन कायम रखता हुआ उन दो सवारों के पीछे था जो तौबा को एक दूसरे से छीनते हुए जा रहे थे। ऐसी जिद्दोजहद के दौरान दोनों के घोड़े करीब हो जाते थे। तौबा उन घोड़ों के दरमियान फंसने उलझने लगती। ऐसे ही वक्त पारस ने उनके पीछे से छलांग लगाई, फिर करीब होने वाले दोनों सवारों की गर्दनें अपने दोनों बाजू में दबोच ली। इन घोड़ों की रफ्तार इतनी तेज थी कि दोनों सवारों के पांव रकाबों से न निकल सके। घोड़ों की पीठ से गिरते ही वो फंसे हुए पैरों के साथ घसीटते हुए जाने लगे। तौबा उनकी गिरफ्त से छूटकर पारस के साथ जमीन पर लुढ़कती जा रही थी।
पीछे आने वाले घुड़सवार दूर से तौबा को ताकते आ रहे थे। अब वो उसे उठाकर ले जाने वाले थे। पारस ने कहा, ये चाबुक लो, इसके सामने वो तुम्हें हाथ लगाए बगैर गुजर जाएंगे। तौबा ने चाबुक नहीं लिया, अपनी जैकेट में हाथ डालकर पिस्तौल निकाला, फिर करीब आने वाले घुड़सवार को गोली से उड़ा दिया। वो घोड़े की पीठ पर से उड़ता हुआ नीचे आकर जमीन बोस हो गया। इस एक गोली की आवाज़ ने घुड़सवारों को मुंतशिर कर दिया। वह बुजकशी के मुकाबले के लिए सिर्फ खंजर और चाबुक लेकर निकले थे। किसी के पास आतिशी असला नहीं था, इसलिए वो गोली की रेंज से दूर निकलते हुए शहर की तरफ जा रहे थे। गोली की जद में आने वाले सवार का घोड़ा लड़खड़ा कर गिर पड़ा था। पारस ने दौड़कर उसकी लगाम हाथों में ले ली, फिर उस पर सवार हो गया। तौबा भी दौड़ती हुई आकर उसके पीछे बैठ गई, फिर बोली, वो घुड़सवार जिधर गए हैं उधर ना जाओ, वो अपने कबीले वालों के साथ मुसल्ला होकर आएंगे। उसने लगाम दूसरी सिमत मोड़ दी। फिर वो एक लंबा चक्कर काटकर शहर में दाखिल हुए। बल्ख शहर दो अहम शख्सियात की बदौलत मशहूर है। एक तो ये, यहाँ मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए थे। दूसरी ये कि यहाँ हज़रत इब्राहिम अदम का मज़ार है। इसी मज़ार के करीब हिज़्ब मोमिन के मुजाहिदीन रहते थे। तौबा ने हशमताबाद से लाया हुआ ख़त हिज़्ब मोमिन के लीडर को दिया। ये ख़त हशमताबाद के हिज़्ब मोमिन के लीडर ने तौबा खानम और हमाद यानी पारस के तारुफ में लिखा था। इन दोनों को बेहद इज्जत और एहतराम से खुशामदीद कहा गया। उनकी रिहाइश के लिए एक छोटा सा मकान मखसूस कर दिया गया। तौबा ने उन्हें बुज़कशी का वाक़या सुनाया। मुजाहिदीन के कमांडर ने कहा, मगरबी मुल्कों के एजेंट मुकामी लोगों को खुश रखने के लिए यहाँ खेल तमाशे कराते रहते हैं। अभी हमारे जासूस मालूम करके आएंगे कि तुम्हारे खिलाफ उन लोगों का रद्द-ए-अमल क्या है। लीडर ने पूछा, यहाँ तुम लोगों के इरादे क्या हैं? पारस ने कहा, पहले तो आप यहाँ रहने वाले गैर मुल्कियों और जासूसों के मुतल्लिक तफसीली मालूमात फराहम करें। वो लोग यहाँ बैठकर काबुल में मुजाहिदीन की ताकत को तोड़ रही हैं। हम यहाँ उन तोड़ने वालों को तोड़ेंगे। कमांडर ने बल्ख शहर का नक्शा उनके सामने बिछा दिया, फिर बताने लगा कि दुश्मनों के खुफिया अड्डे और असला खाना वगैरह कहाँ हैं और किन इलाकों में उनकी पोजीशन मजबूत है। तमाम तफसीलात बताने के बाद कमांडर ने कहा, उनके असलहा खानों और रिहाइश गाहों के अतराफ इतना सख्त पहरा रहता है कि हम 1000 कोशिशों के बावजूद कभी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सके। सच बात तो यह है कि इस शहर में हमारी पोजीशन बहुत कमज़ोर है। तौबा ने कहा, अल्लाह पर भरोसा रखें, मैं भी यहाँ तन्हा और बेयारो मददगार थी। खुदा ने हमाद को वसीला बनाकर भेजा है, तब से मैं दुश्मनों पर गालिब आती जा रही हूँ। खुदा बड़ा कारसाज है। इंशाल्लाह यहाँ भी आप मुजाहिदीन का पलड़ा भारी रहेगा। लीडर ने कहा, तुम हशमताबाद से तारफी खत ना लाती तब भी हम तुम्हें पहचान लेते। तुम अरसलान और हमाद गैर मुमालिक एजेंटों और कम्युनिस्ट मलेशिया के लिए चैलेंज बन गए हो। ये तमाम दुश्मन तुम तीनों को तलाश कर रहे हैं। वैसे मिस्टर अरसलान कहाँ हैं? वह दूसरे शहर में हैं, हमसे जल्द ही आ मिलेंगे। पारस और तौबा की पुश्त पर एक एक किट बंदी थी, जिसमें उनका लिबास और दूसरी ज़रूरी चीज़ें रहती थी। बुज़कशी की जंग के दौरान दोनों की पुश्त पर वो किट बंदी रही थी। उन्होंने मकान में आकर गुसल किया, लिबास तब्दील किया, मेज़बानों के साथ दोपहर का खाना खाया। फिर पारस ने कहा, हम शाम तक आराम करेंगे, फिर रात को अपने ख़ास मिशन पर रवाना होंगे। आप मिशन के मुताल्लिक बताएं। हमारे मुजाहिदीन आपके साथ रहेंगे। हम आपका सिर्फ एक गाइड लेंगे, वो मुझे और तौबा को मतलूबा मुकामात तक पहुंचा देगा। इंशाल्लाह कल सुबह तक दुश्मनों के होश उड़ चुके होंगे। वो उठकर जाने लगे तो एक बुजुर्ग ने कहा, बेटे हमाद, हमें एक सवाल परेशान कर रहा है। पारस ने कहा, वो सवाल मुझसे है तो मैं ज़रूर जवाब दूंगा। तुम और तौबा आपस में महरम हो या ना महरम? तौबा और पारस ने एक दूसरे को हिचकिचाते हुए देखा। फिर पारस ने कहा, ना महरम। फिर तो एक छत के नीचे एक ही चार दीवारी में साथ रहना खिलाफ शरीयत है। जी हाँ, हम इस बात को अच्छी तरह समझते हैं, लेकिन हालात के मुताबिक हमारा साथ रहना और जिहाद के मुतालिक मंसूबों पर तन्हाई में बहस करना ज़रूरी है। अगर राजदाराना गुफ्तगू लाजमी हो तो खुली जगह दूर जाकर बैठ जाया करो। यूं बातें करो कि दूसरे ना सुन सकें। इस तरह दूसरे लोग दूर से तुम्हारी पाकबाजी के गवाह हैं। दूसरे मुजाहिदीन भी बुजुर्ग की तायीद करने लगे। तौबा ने कहा, आप हजरत दुरुस्त फरमा रहे हैं। मैं इस सिलसिले में कुछ कहने से पहले हमाद से तन्हाई में बातें करना चाहती हूँ। बेशक आपस में ज़रूर मशवरा करो। वो दोनों उस मकान से बाहर खुली फिजा में आए। फिर ज़रा दूर जाकर तौबा ने कहा, यह क्या नया मसला पैदा हो गया है? मैं तुमसे अलग नहीं रहूँगी। यह कोई नया मसला नहीं है, इस्लामी कानून है। यहाँ जितने मुजाहिदीन हैं उनके अंदर यह गैरतमंद सवाल मचल रहा है कि उनकी कौम की एक बेटी एक मुसलमान मेहमान के साथ किस रिश्ते से एक छत के नीचे रहती है। मैं कुछ नहीं जानती। एक साथ रहने की कोई सूरत निकालो। सिर्फ एक ही सूरत है कि हमारा निकाह हो जाए। तो फिर अभी इनके सामने निकाह पढ़वा लो। कैसी बातें करती हो? मैंने तुम्हें अच्छी तरह समझाया है कि मैं एक मुसाफिर हूँ, किसी दिन भी ये मुल्क छोड़कर चला जाऊँगा। हाँ, तुमने समझाया था, लेकिन मेरी समझ में कुछ आता नहीं है, तो समझाने का फ़ायदा क्या है? प्लीज़ अभी निकाह पढ़वा लो। मैं तुम्हें शरीके हयात बनाने के बाद किस दिल से तुम्हें यहाँ छोड़कर जाऊँगा? और तुमने साफ कह दिया कि अपना मुल्क छोड़कर नहीं जाओगी। जब मैं तुम्हारे साथ ये मुल्क छोड़कर नहीं जाऊँगी तो तुम्हारी जिम्मेदारी ख़त्म हो जाती है।
तुम्हारी ज़मीर पर बोझ नहीं रहेगा, और अगर बोझ रहेगा तो मैं अपनी खुशी से हमेशा के लिए अलहदगी इख्तियार कर लूँगी। मगर अभी मेरी बात मान लो। पारस ने लीडर, कमांडर और दूसरे बुजुर्गों के पास आकर कहा, हालात हमारे मुवाफिक नहीं हैं। अनजाने दुश्मन कदम कदम पर हैं। ऐसी सूरत में मैं तौबा को खुद से अलग नहीं करूँगा। आप हजरात से गुजारिश है कि अभी हमारा निकाह पढ़ा दें। बुजुर्ग ने कहा, सुभान अल्लाह, नेक इरादों पर फौरन अमल होना चाहिए। फिर अमल हो गया। 1 घंटे के अंदर दोनों का निकाह पढ़ा दिया गया। फिर वे एक चारदीवारी में एक छत के नीचे आ गए। पारस ने पूछा, आखिर तुमने अपनी जिद पूरी कर ली? वो मुस्कुराकर बोली, ये बेजा जिद नहीं, मेरी बेइंतहा मोहब्बत है। तुमने अंजाम की परवाह नहीं की। इंतहाई नतीजे को अंजाम कहते हैं। जब मेरी मोहब्बत की इंतहा ही नहीं है तो फिर भला अंजाम क्या होगा? वो पारस की ऐसी दीवानी हुई थी कि उससे अभी एक लम्हे की जुदाई भी गवारा नहीं थी। मगर आइंदा कभी जुदाई की घड़ियों में क्या होगा, वो दिल को कैसे समझाएगी, दीवानगी को कैसे मनाएगी? वो जज्बों में डूबकर सांसों के करीब होकर सरगोशी में बोली, तुम्हारे प्यार की दीवानगी ने मुझे जिहाद का एक नया सबक सिखाया है। अच्छा, भला वो सबक क्या है? मैं अपने मुल्क के अंदर एक ना ख़त्म होने वाली जंग अपनी बका के लिए लड़ती रही थी। अब बका के लिए नहीं, मर जाने के लिए जंग जारी रखूंगी। ये एक बेतुकी सी बात है। ये बात तुम्हारे ख्याल में बेतुकी है। 14 बरसों से मेरा कोई घर नहीं रहा, कोई अजीज रिश्तेदार नहीं रहा। अपने वतन के सिवा किसी के लिए जीने या मरने का जज्बा पैदा नहीं हुआ। अब तुम्हारे लिए जज्बा पैदा हुआ है। तुम किसी दिन चले जाओगे तो मैं सीने पर बम बांधकर दुश्मन के किसी असला खाने में घुस जाऊंगी। पारस ने अपना सर पीट लिया। वो निकाह पढ़वाने के बाद उसके दिमाग पर बोझ डाल रही थी कि छोड़कर जाएगा तो वह दुश्मनों से खुदकुशी के अंदाज में लड़ मरेगी। वो बोला, तुमने सर क्यों पकड़ लिया है? और क्या करूं? तुमने निकाह से पहले जो वादा किया था उससे मुकर रही हो। पता नहीं कब यहां से जाऊंगा, लेकिन अभी से रुकावटें पैदा कर रही हो। ख्वामखा इल्ज़ाम दे रहे हो। मैं तो कोई रुकावट पैदा नहीं कर रही हूँ। क्या ये सुनकर कि मैं तुम्हें छोड़कर जा सकूंगा कि मेरे जाने के बाद तुम जंग लड़ने के बहाने जान दे दोगी? जंग के बहाने नहीं, सचमुच जंग करते करते जान देना, वतन पर कुर्बान होना है। मैं कोई खुदकुशी तो नहीं करूंगी। क्या आज रात तुम अपने सीने पर बम बांधकर दुश्मनों के असला खाने में दाखिल हो जाओगी? आज नहीं, अभी तो मुझे ज़िंदगी की ऐसी मुसरतें मिल रही हैं जिन्हें औरत कभी फरामोश नहीं करती। यानी जब तक मैं रहूँगा तुम ज़िंदगी से भरपूर लम्हात गुजारती रहोगी और ख़तरात से बचते हुए जंग जारी रखोगी। जैसे ही जाऊँगा तुम जंगी तदाबीर और एहतियाती तरीक़ाकार भूल जाओगी। एक बॉम्ब लेकर दुश्मनों के किसी अड्डे में घुस जाओगी। तुम तो एक ही बात के पीछे पड़ गए हो, और तुम इस एक बात को वाज़ेह अल्फाज में तस्लीम नहीं करोगी कि दानिशमंदाना जंगी हिकमत अमली को भूलकर सीने पर बॉम्ब बांधकर किसी असला खाने में घुसना वतन पर कुर्बान होना नहीं है, सरासर खुदकुशी है। मैं कान पकड़ती हूँ, तौबा करती हूँ, आइंदा ऐसी बातें नहीं करूँगी। जंग के दौरान जो चीज़ सबसे ज़्यादा करीब रहती है वो मौत है, और तन्हाई में जो सबसे करीब रहती है वो मोहब्बत है। वो दोनों रात के 8 बजे तक मोहब्बतें और मुसरतें समेटते रहे, फिर मौत की तरफ पेशकदमी के लिए तैयार हो गए। ऐसे ही वक्त सलमान ने पारस के पास आकर कोड वर्ड्स अदा किए, फिर कहा, अच्छा तो हजूर ने शादी की है? पारस ने हैरानी से पूछा, अभी तो आप मेरे पास आई हैं, मेरी शादी के मुतल्लिक कैसे मालूम हो गया? मैं निकाह के वक्त तौबा के दिमाग में था। तुम्हारे पापा ने कहा था मैं तुम्हारी खैरियत मालूम करता रहूं। तो फिर आपने मुझसे रब्ता क्यों नहीं किया? मैं कैसे रब्ता करता? आप तो नई नई दुल्हनें पैदा करके अपने बाप का नाम रोशन कर रहे हैं। तुम्हारे बाप ने तुम्हारी उम्र में रिकॉर्ड तोड़ इश्क किए हैं, और क्या अजब है कि हजरत इस उम्र में भी कहीं गुल खिला रहे हो। अंकल, मेरे पापा शोहरत की जिन बुलंदियों पर हैं वहाँ उनके चारों तरफ गुल ही गुल खिलते हैं। पापा को गुल खिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वैसे ये बात समझ में नहीं आती कि दुनिया मेरे पापा को दिल फेंक क्यों कहती है। उन हसीनाओं को क्यों नहीं कहती जो खुद ही दिल फेंकने चली आती हैं? क्या पापा उन्हें घर से बुला कर लाते हैं, या टेलीपैथी के जरिए उन्हें अपनी तरफ माइल करने की बद इखलाकी और बदनीयती का सबूत देते हैं? भाई, ये दुश्मन भी मानते हैं कि तुम्हारे पापा किसी को जबरन अपनी तरफ माइल नहीं करते, फिर भी अब उन्हें, पारस ने बात काट कर कहा, उन्हें तस्बीह हाथ में लेकर एक गोशे में बैठ जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा ही इबादत गुजार दुनिया की रंगीनियों से दूर होता है। खुदा ने फरिश्तों को इसलिए दुनिया में नहीं भेजा कि यहाँ की रंगीनियाँ उनकी भी मासूमियत को ख़त्म कर देंगी। और आप तो जानते हैं कि मेरे पापा फरिश्ता नहीं है, इंसान है। आखिर हो ना अपने बाप के बेटे, बात खाली नहीं जाने दोगे। ये बहस ख़त्म करो, काम की बात सुनो। जब तुम्हें बल्ख शहर का नक्शा दिखाकर बताया जा रहा था कि दुश्मनों के खुफिया अड्डे और असला खाने कहाँ कहाँ हैं, उस वक्त भी मैं तुम लोगों के दरमियान था। मैं लीडर, कमांडर और दूसरे मुजाहिदीन के दिमागों में जाता रहा। तब पता चला इनमें 2 आदमी ऐसे हैं जो दुश्मन के जासूस हैं और यहाँ मुजाहिदीन बनकर रहते हैं। यहाँ की अहम खबरें वहाँ पहुँचाते रहते हैं। वो दोनों कौन हैं? अभी मालूम हो जाएगा। उनमें से एक का नाम अकबर और दूसरे का नाम दिलावर है। अकबर ने खुफिया तौर से ट्रांसमीटर के जरिए एक शख्स से रब्ता किया था और उसे ये बता चुका है कि जिन गैर मुल्की जासूसों को हमाद और तौबा खानम की तलाश है, वो हमाद और तौबा यहाँ हिज़्ब मोमिन के इलाके में है।
सलमान ने बताया कि ऐसे वक्त उसने अकबर के दिमाग में रहकर उसकी जुबान से कहा, तौबा और हमाद आज आधी रात को उज़्बेकिस्तान जाने के लिए हाईवे से गुजरेंगे। दूसरी तरफ से कहा गया कि आधी रात के बाद उन दोनों को घेर कर गोलियों से छलनी कर दिया जाएगा। फिर सलमान दूसरी तरफ से बोलने वाले के अंदर पहुंचा। वो शख्स किला सासान में था। उसने इंटरकॉम के जरिए एक अंग्रेज को मुखातिब किया, फिर उसे हमाद और तौबा के मुतल्लिक बताया। उस अंग्रेज ने कहा, तुम खुद मुसल्लह सिपाहियों के साथ हाईवे पर जाओ, हम कोशिश करेंगे कि हिस्बे मोमिन के अड्डे पर ही हमला करके मुजाहिदीन के साथ उन दोनों को ख़त्म कर दें। सलमान उस अंग्रेज के अंदर गया। उसका नाम एडी पावेल था। वो मेरे और पारस के खून का प्यासा था। मैंने उसके और एक साथी जैक चार्ल्टन और 2 टेलीपैथी जानने वालों फ्रेजर और पास्को रूट को हातिम शहरयार की हवेली से गायब कर दिया था। अब उन्हें यकीन हो गया था कि मैंने उन तीनों गैर मुल्कियों को हातिम समेत कत्ल कर दिया है और हम बाप बेटे हातिम की बहन तौबा को लेकर कहीं छुपते फिर रहे हैं। अब वो यकीन के साथ सोच रहा था कि हमाद और तौबा अपनी जान बचाने के लिए अफगानिस्तान से उज़्बेकिस्तान की तरफ भाग रहे हैं। फिर शाम को ये इत्तला मिली कि सरकारी फ़ौज का एक अफसर मुसल्लह सिपाहियों के साथ हेलीकॉप्टर में हशमताबाद गया था। वहाँ तौबा, अरसलान और हमाद मौजूद थे। उनके सामने वो अफसर दिमागी तौर पर गायब हो गया था। वो तीनों को गिरफ्तार करने आया था, लेकिन उसने तीनों को अपना हेलीकॉप्टर ले जाने की इजाज़त दे दी। बाद में अफसर ने दिमागी तौर पर हाजिर होकर बयान दिया कि वो अपने इख्तियार में नहीं था, किसी ने उसके दिमाग पर कब्जा जमा लिया था। इस तरह ये सभी जान गए कि अरसलान वगैरह टेलीपैथी जानते हैं और ये भी राय कायम की जा रही थी कि मुसलमानों की हमायत और अमरीकी पॉलिसियों की मुखालफत करने वाला अरसलान ही फरहाद होगा। किला सासान में रहने वाला एडी पावेल सोच रहा था कि बल्क शहर में सिर्फ तौबा और हमाद आए हैं। वो अरसलान या फरहाद कहाँ गायब हो गए? क्या वो छुप कर यहाँ आए हैं? क्या उस मजबूत किले के अंदर पहुंच सकते हैं? एडी पावेल ने सुपर मास्टर को रिपोर्ट दी थी कि उनके 2 टेलीपैथी जानने वाले फ्रेजर और पास्को रूट गायब हो गए हैं। इनके साथ जैक चार्ल्टन और हातिम शहरयार भी लापता है। थोड़ी देर बाद जॉन लंबोर्डा ने ख्याल ख्वानी के जरिए तस्दीक की और कहा, उन चारों के दिमाग मौत की तारीकियों में गुम हो गए हैं और उन्हें इस अंजाम को पहुंचाने वाला फरहाद ही हो सकता है। सुपर मास्टर ने एडी पावेल से कहा था कि उसे बहुत मोहतात रहना चाहिए। अगर वाकई फरहाद अफगानिस्तान में है तो उसे मालूम हो जाएगा कि सुपर मास्टर ने किला सासान को अपना अड्डा बनाया हुआ है और इस किले के एक बहुत वसी और ईज़ हिस्सा में जदीद असलहा, रॉकेट लॉन्चर्स और गोला बारूद वगैरह है। लिहाजा किले के अंदर और बाहर सख्त एहतियाती इंतजाम किए जाएं और तमाम मुसल्लह गार्ड्स को हदायत दी जाएं कि वो किसी भी अजनबी से गुफ्तगू ना करें, किसी को अपनी आवाज़ ना सुनाएं। इसके बावजूद आदमी गुफ्तगू करने और अपनी आवाज़ सुनाने पर मजबूर होता है। एडी पावेल का भी ये ख्याल था कि अपने खास आदमी से इंटरकॉम पर गुफ्तगू करके वो महफूज है और किसी टेलीपैथी जानने वाले ने उसकी आवाज़ नहीं सुनी है। जबकि सलमान उसके अंदर रहकर वहाँ के दूसरे अहम अफराद के दिमागों में भी पहुँचता जा रहा था। हिज़्बे मोमिन के लीडर, कमांडर और दीगर अकाबरीन ने तौबा और पारस को रात के खाने पर मदऊ किया। पारस ने कहा, पेट भरने के बाद आराम की तलब और नींद की ख्वाहिश होगी, हम इस मुहिम से वापस आने के बाद खाएंगे। एक बुजुर्ग ने पूछा, अगर वापसी में सुबह होगी तो क्या तमाम रात भूखे रहोगे? ये दानिशमंदी नहीं। पारस ने कहा, हम किला सासान को तबाह करने जा रहे हैं। इस मकसद में कामयाब होने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे लगेंगे। कमांडर ने बहुत ज़ोरदार कहका लगाया। दूसरे भी हंसने लगे। लीडर ने मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर हमाद, बुरा ना मानना, तुमने बहुत ही बचकाना बात की है। तुमने तो किले का नाम सुना है, उसे देखा नहीं है। वहाँ एक चूंटी भी रेंग कर नहीं जा सकती। तुम उसे दूर से देख सकते हो, लेकिन उस किले की एक ईंट को भी हाथ नहीं लगा सकोगे। पारस ने कहा, मेरे भाइयों, हमारी दुनिया में कोई काम नामुमकिन नहीं। अगर कोई काम नामुमकिन होता है तो समझ लो वो हमारे अंदर छुपे हुए गद्दारों की वजह से होता है। तुम्हारे इन मुजाहिदीन में 2 गद्दार छुपे हुए हैं। क्या? सबने हैरानी और बेयकीनी से देखा। दिलावर ने आगे बढ़कर कहा, यहाँ का एक एक मुजाहिद अल्लाह से डरता है और कौम का वफादार है। तुम हम में से किसे गद्दार समझते हो? दिलावर खान, अल्लाह ताला का नाम अपनी नापाक जुबान पर ना लाओ। यहाँ के कमांडर और मुजाहिदीन की मौत का सामान तुम्हारी जेब में है। अभी रात के खाने के बाद कमांडर और चंद दिलेर मुजाहिदीन कावा पीने वाले हैं। उसमें तुम बेहोशी की दवा मिलाकर देना चाहते हो, वो दवा तुम्हारी जेब में है। वो एकदम से बौखला गया। उसके दोनों हाथ अपनी जेबों पर गए। वो अपने बचाव के लिए कोई बात बनाना चाहता था, लेकिन सलमान ने उसे अपनी मर्जी के मुताबिक बोलने पर मजबूर किया। वो भागने के अंदाज में पीछे हटकर बोलने लगा, खबरदार कोई मेरी तलाशी ना ले, मेरे पास दवा है और बेहोशी की दवा रखना जुर्म नहीं है। मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ। लीडर ने कहा, मगर तुमने किस मकसद के लिए वो दवा रखी है? तुम किसे बेहोश करना चाहते हो? मैं तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं दूंगा। तुम लोगों को मुझ पर भरोसा नहीं है तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। सलमान ने दूसरे गद्दार अकबर के दिमाग पर कब्जा जमाया। वो दिलावर को अपनी गन के निशाने पर रखते हुए बोला, अपने जुर्म का एतराफ़ कर लो। मैं भी एतराफ़ करता हूँ कि मैंने एडी पावेल से $50,000 लिए हैं और यहाँ की तमाम खबरें किले में पहुँचाता हूँ। सब लोग ये बातें सुनकर गुमसुम से रह गए। अकबर ने कहा, मैंने किले में यह खबर पहुँचा दी है कि तौबा और हमाद यहाँ आए हुए हैं और आज रात उनका कोई असला खाना तबाह करने वाले हैं।
दिलावर ने कहा, मेरे सामने से अपनी गन हटाओ और मुझे जाने दो, तुम्हारा दिमाग चल गया है। तुम यहाँ मरो, मुझे जाने दो। कैसे जाने दूं? एडी पावेल के फौजी अफसर आधी रात को यहाँ हमला करेंगे। उससे पहले तुम कमांडर और चंद अहम मुजाहिदीन को बेहोशी की दवा पिलाओगे ताकि ये मुजाहिदीन उनके हमले का जवाब देने के काबिल न रहें और आसानी से उनके हाथों हलाक हो जाएं। फिर उससे पहले तुम जहन्नुम में जाओ। ये कहते उसने दिलावर को गोली मार दी। फिर अपनी गन की नाल अपने सीने पर रखते हुए बोला, गद्दारों का यही अंजाम होना चाहिए। लीडर ने कहा, रुक जाओ, खुद को हलाक ना करो, तुमने अपने जुर्म का इतराफ़ किया है, हम तुम्हारी सच्चाई के पेश नज़र। वो बात काट कर बोला, कैसी सच्चाई? मुजरिम इतने अहमक नहीं होते कि $50,000 अंग्रेज़ों से लेकर अपनी कौम से वफादारी करें। जब हम जैसे कमीनों के सर पर टेलीपैथी की तलवार लटकती है तब हम सच बोलने पर मजबूर हो जाती हैं। ये एक मुसलमान टेलीपैथी जानने वाले का हुक्म है कि मैं एक गद्दार की मौत मर जाऊं, इसलिए मर रहा हूं। उसने दूसरे ही लम्हे में ट्रैगर को दबाया। उसे उछलकर ज़मीन पर गिरना था। वो मौत की गोद में गिरा। चंद लम्हों तक वहां गहरी खामोशी रही। एक बुजुर्ग ने पारस से कहा, नौजवान, तुमने दुरुस्त कहा था, दोनों गद्दार खुद ही अपने अंजाम को पहुंच गए हैं। लीडर ने पूछा, मिस्टर हमाद, ये टेलीपैथी का क्या मामला है? अकबर मरने से पहले इसके मुतल्लिक कुछ कह रहा था। पारस ने पूछा, क्या आप लोग टेलीपैथी के इल्म के मुतल्लिक कुछ नहीं जानते? कमांडर ने कहा, मैं जानता हूँ। दूसरे कई मुजाहिदीन ने भी हाथ उठा कर कहा कि वह इस सिलसिले में कुछ ना कुछ जानते हैं। पारस ने लीडर से कहा, आप इस इल्म के बारे में मुजाहिदीन से मालूमात हासिल करते नहीं, बाकी मैं वापस आकर बताऊंगा। वो तौबा के साथ एक लैंड रोवर गाड़ी में आकर बैठ गया। उसमें हर तरह के जदीद हथियार मौजूद थे। एक मुजाहिद गाड़ी ड्राइव करने लगा। वो उनका गाइड भी था। उसने बताया कि वहां से किला सासान आधे घंटे की मुसाफत पर है। लैला ने आकर कोडवर्ड्स अदा किए, फिर कहा, पारस, मैं तौबा के दिमाग में रहूंगी। सलमान भाई किले में गए हैं, वहां तुम्हारे लिए रास्ता हमवार करेंगे। सलमान किले के अंदर असला खाने के इंचार्ज के पास आया। उसके दिमाग पर कब्जा जमाते वो सिपाहियों से बोला, तुम लोग बाहर रहो, मैं अभी अंदर का मुआयना करके आता हूँ। उसने अंदर आकर दरवाजे को बंद कर दिया। वो एक बहुत ही वसीओरीज हॉल था। इससे मुत्तसिल दूसरे बड़े कमरे भी थे जिनमें बेहद हिसाब असलहा और बारूद भरा हुआ था। बेशुमार टाइम बॉम्ब भी रखे हुए थे। वो एक टाइम बॉम्ब में 15 मिनट का वक्त मुकर्रर करते हुए उन्हें असला खाने के मुख्तलिफ हिस्सों में रखने लगा। फिर उसने 4 हैंड ग्रेनेड अपनी जेबों में रखे। इसके बाद बाहर आ गया। बाहर आते ही सलमान ने उसे किले के बैरूनी दरवाजे की तरफ दौड़ाया। सिपाहियों ने सवालिया नजरों से उसे दौड़ते हुए देखा। चूंकि वह अफसर था, उसने अपने साथ दौड़ने का हुक्म नहीं दिया था, इसलिए वह अपनी जगह ड्यूटी पर खड़े रहे। वो इंचार्ज बैरूनी बड़े दरवाजे से कुछ फासले पर रुक गया। वह दरवाज़ा इतना मजबूत और भारी था कि उसे कई सिपाही जोर लगाकर खोलते थे। वहाँ एक दूसरे अफसर और सिपाहियों की ड्यूटी थी। वह इंचार्ज के हुक्म से दरवाज़ा न खोलते। उसने अपनी जेबों से पहले 2 हैंड ग्रेनेड निकाले, फिर कहा, फरहाद अली तैमूर के साहबजादे तशरीफ़ ला रहे हैं, इसलिए दरवाजे को खुलना चाहिए। उसने दोनों ग्रेनेडों की पिन दांतों से निकाली। अफसर और सिपाहियों ने चीख कर कहा, यह क्या कर रहे हो? मगर वो तो कर चुका था। उसने दोनों बम दरवाजे के पास फेंके। तमाम ड्यूटी देने वाले वहां से भागने लगे। दूसरे 2 ग्रेनेड निकालने तक दरवाजे पर जोरदार धमाका हुआ। भागने वाले अफसर ने दौड़कर इंचार्ज को गोली मारी। गोली लगने से पहले ही बाकी 2 ग्रेनेड भी दरवाजे से लगकर फट पड़े थे। उस मजबूत और भारी भरकम दरवाजे के चीथड़े उड़ गए। किले के अंदर जाने का रास्ता बन गया। इसके 2 मिनट बाद ही असला खाने में पहला जबरदस्त धमाका हुआ। ऐसा लगा जैसे जलजला आ गया है। किले की मजबूत दीवारें लरजने लगी। फिर यके बाद दीगरे क़यामत के धमाके होने लगे। भागने और मरने वालों की चीखें दूर तक जा रही थी। इतने बड़े असला खाने में भरा हुआ बारूदी सामान रह रहकर धमाके कर रहा था। यूं लग रहा था जैसे आसमान फट पड़ा है। मजबूत दीवारों के पत्थर रुई के गालों की तरह फिजा में उड़ते और बिखरते जा रहे थे। एडी पावेल और दूसरे गैर मुल्की एजेंट इस जगह से तकरीबन 1000 गज के फासले पर थे, इसलिए महफूज थे। वहां की 4 दीवारी से निकलकर भागते हुए दूर बागीचे की घास पर औंधे मुंह लेट गए। सलमान ने मेरे लहजे में कहा, हेलो एडी पावेल, ये क़यामत के धमाके पूरे बल्क शहर में गूंज रहे हैं। तुम इन धमाकों को फरहाद के कदमों की चाप समझ सकते हो। उसने सर उठाकर देखा। आग के दबीज शोले आसमान को जैसे छू रहे थे। उनकी रोशनी में रात दिन हो गई थी। बहुत दूर मुसल्ला सिपाही और अफसरान दौड़ते भागते नजर आ रहे थे। वो गिड़गिड़ाकर बोला, फरहाद साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? ये जंगी उसूलों के खिलाफ है। जंग शुरू करने से पहले मुज़ाकरात होते हैं, अमन मान कायम रखने की कोशिशें की जाती हैं। कोशिशों में नाकाम होने के बाद जंग शुरू होती है। सलमान ने कहा, अगर ये जंग होती तो मैं असूलों का पाबंद रहता। जंग तो 2 मुल्कों और 2 फौजों के दरमियान होती है। मेरा कोई मुल्क नहीं है, मेरी कोई फौज नहीं है, और तुम्हारा भी ये मुल्क नहीं है। तुम्हें अफगानिस्तान की ज़मीन पर फौज रखकर लड़ने और सियासी साजिशें करने का हक किसने दिया? वो बोला, यहाँ के मुसलमानों ने हमें मदद के लिए पुकारा था, इसलिए हम आए हैं। मुसलमान मदद के लिए सिर्फ खुदा को पुकारता है। तुम्हें जिन नाम निहाद मुसलमानों ने पुकारा वो बैनुल अक़वामी दलाल हैं। तुमने 14 बरसों से रूस के खिलाफ यहाँ के मुजाहिदीन की मदद इसलिए नहीं की कि तुम्हें मुसलमानों से मोहब्बत है।
तुम अपने मुकाबले की सुपर पावर रूस को कुचलना चाहते थे। तुम्हें अफगान मुजाहिदीन का एहसान मानना चाहिए कि उन्होंने अपनी ज़मीन पर तुम्हारी जंग लड़ी और तुम्हारे दुश्मन रूस को शिकस्त फाश दी। तुम्हारी हर बात सर आंखों पर, मगर ये धमाके बंद करो, फिर पुरअमन फिजा में गुफ्तगू करो। अभी सर पर जूते पड़ रहे हैं, इसलिए मेरी बातें सर आंखों पर ले रहे हो। अगर तुम अफगान कौम के अच्छे और सच्चे दोस्त हो तो फौरन यहाँ से चले जाओ और अफगानों को अपने तौर पर यहाँ इस्लामी हुकूमत कायम करने दो। लेकिन इस्लामी हुकूमत तो तुम्हारी पॉलिसियों के खिलाफ है, इसलिए तुम यहाँ मुजाहिदीन को आपस में लड़ा रहे हो और अपने ज़र खरीद मुसलमानों के जरिए यहाँ अपनी पसंद की हुकूमत कायम करना चाहते हो। ज़बरदस्त धमाके मुसलसल हो रहे थे। किले की मजबूत और मोटी दीवारें गिर रही थीं। उसका वो हिस्सा खंडर हो चुका था जहाँ असला खाना था। दो अफसर दर्जनों सिपाहियों के साथ दौड़ते आ रहे थे, क्योंकि अब किले में वही जगह महफूज थी जहाँ गैर मुल्कियों ने पनाह ले रखी थी। इनमें से एक अफसर ने सलूट करते हुए कहा, सर, मिस्टर पारस की गाड़ी किले में दाखिल हो गई है। एडी पावेल ने घास पर से उठते हुए पूछा, क्या उस गाड़ी को रोका गया है? सर, हमारे अफसरों के दिमाग खराब हो गए हैं। जिन सिपाहियों ने उस गाड़ी पर फायरिंग की, उसके जवाब में अफसरों ने अपने ही सिपाहियों पर गोलियां बरसाकर उन्हें हलाक कर दिया। इसके बाद खुद उन अफसरों ने एक दूसरे पर गोलियां चलाईं। अक्ल ये समझने से कासिर है कि हमारे लोग खुद एक दूसरे को क्यों हलाक कर रहे हैं। वो बोला, यू नॉनसेंस। फरहाद और उसकी पूरी टीम, टेलीपैथी जानने वाली फैमिली हमारे तुम्हारे दिमागों में घुसी हुई है। पारस का रास्ता ना रोको, उसे इज्जत और एहतराम से ले आओ। एडी पावेल के एक अंग्रेज साथी ने कहा, मिस्टर पावेल, फरहाद को इस ज्यादती से रोकने का एक ही तरीका है, उसके बेटे पारस को गिरफ्तार करके उससे यरगमाल बनाकर रखा जाए। एक अफसर ने गन सीधी करते हुए कहा, पारस के खिलाफ कोई मंसूबा बनाने वाला दूसरी सांस नहीं लेगा। ये कहते उसने एडी पावेल के अंग्रेज साथी को गोली मार दी। पावेल ने गुस्से से उस अफसर को देखा, फिर दूसरे अफसर से कहा, इससे गन छीन लो और गिरफ्तार कर लो। इसने मेरे दोस्त को गोली मारने की अहमकाना जुर्रत की है। दूसरे अफसर ने एडी पावेल को निशाने पर रखकर कहा, तुम्हारे साथी को मेरे साथी अफसर ने नहीं, फरहाद ने गोली मारी है। तुम्हारा भी यही अंजाम हो सकता है, लेकिन फरहाद तुम्हें मुज़ाकरात के लिए जिंदा रखना चाहता है। जाओ, पारस का इस्तकबाल करो। मैं अभी जा रहा हूँ, देखो गोली ना चलाना, मुझे उधर ले चलो, हम सब मिलकर उसका इस्तकबाल करेंगे। वो सब उधर जाने लगे। तौबा और पारस गाड़ी में बैठे हुए थे। तौबा के हाथों में क्लाशनकोफ थी, लेकिन इससे एक गोली भी चलाने की नौबत नहीं आई। किले में दाखिल होने के बाद वो देख रही थी कि जहाँ से गाड़ी गुजरती थी और सिपाही गोलियां चलाते आते थे, वहाँ वो खुद एक दूसरे को हलाक करने लगते थे। गाड़ी ड्राइव करने वाला मुजाहिद भी शदीद हैरानी से कह रहा था, ये तो मौजज़ा लगता है। हम मुजाहिदीन कभी इस किले के सामने से गुजर नहीं सकते थे और आज ऐसे दाखिल हो रहे हैं जैसे अपने घर में आए हों। ब्रादर हमाद, गाड़ी किधर ले जाऊं? इस किले के हर हिस्सा से गुजरते रहो, ज़रा देखो तो सही कितना राख हो चुका है और क्या बचा रह गया है। एक जगह चंद अंग्रेज और मुकामी सिपाही और अफसर अमन और सुलह का झंडा लहराते आ रहे थे। सलमा ने कहा, पारस, ये एडी पावेल और गैर मुल्की एजेंट हैं, सुलह के लिए आ रहे हैं। इनके गुब्बारे से सुपर पावर की हवा निकल गई है, ये तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। पारस ने गाड़ी रोकने के लिए कहा। गाड़ी रुक गई। एडी पावेल ने आगे बढ़ते हुए कहा, मिस्टर पारस, हम सब आपको खुशामदीद कहते हैं। प्लीज़ अपने पापा से कहो ये तबाही रोक दे, हमें यहाँ से बाहिफाजत जाने दें। पारस ने गाड़ी से बाहर आकर कहा, हम इतने आसान फरामोश भी नहीं हैं कि अफगानिस्तान पर तुम्हारे एहसानात को भूलकर तुम्हें यहाँ से भगा दें। तुम्हारे सुपर मास्टर ने यहाँ की 14 साल जंग में अफगान मुजाहिदीन को बेइंतहा दौलत और असलहा दिया। ऐसी इमदाद के बगैर रूस की पसपाई मुश्किल होती। मुजाहिदीन ने अमेरिका की बढ़ोतरी और अपने मुल्क की आज़ादी के लिए जंग लड़ी है। एडी पावेल ने कहा, आप दुरुस्त फरमाते हैं, लेकिन ये कि आपके अमेरिका को बढ़ोतरी हासिल हो चुकी है। जिस तरह आपने दौलत और असले से मदद की थी, उसी तरह एक आज़ाद इस्लामी हुकूमत कायम करने में उनसे ताउन करें। सुपर मास्टर की पॉलिसी ने मुजाहिदीन को एक दूसरे के खिलाफ मुख्तलिफ गिरोहों में तकसीम कर दिया है। तुम लोग सुपर मास्टर के एजेंट बनकर इसी शर्त पर यहाँ रह सकते हो कि मुजाहिदीन के इख्तलाफात ख़त्म करने की कोशिश करो। मैं भी मुजाहिदीन को समझाता आ रहा हूँ, खुदा के लिए अकल के नाखून लें और ये देखें कि दुनिया के तमाम इस्लामी ममालिक को किस तरह आपस में लड़ाया जा रहा है। उनके अहमकाना दावतों से इसराइल और मगरबी ममालिक को किस कदर सियासी कुव्वतें हासिल हो रही हैं। मिस्टर पारस, इससे बड़ी बात और क्या होगी कि मुजाहिदीन आपस के इख्तलाफात को जहर समझ लें। जनाब, जिस मुल्क के अवाम सही सियासतदानों के जरिए हुकूमत कायम करती हैं, वह हुकूमत कभी किसी बड़े मुल्क के दबाव में नहीं आती। कोई सुपर पावर उनके मुल्क में आकर उनकी हुकूमत को बदलने की जरूरत नहीं करता। सुपर मास्टर के एक और एजेंट ने कहा, हम तमाम मुजाहिदीन के गिरोहों के लीडरों को दावत देंगे कि वो यहाँ आते रहें और हमारे सामने बैठकर अपने इख्तलाफात दूर करें। पारस ने कहा, कोशिश करते रहने से इख्तलाफात रफ्ता रफ्ता ख़त्म हो जाएंगे। आप भी किसी एक या दो गिरोहों की ज़्यादा हमायत न करें। हमने असलहा खाना इसलिए तबाह किया है कि यहाँ से आपके चमचे गिरोह को असला पहुँचाया जाता था।
अगर आइंदा भी ऐसा हुआ तो तुम जैसे असला सप्लाई करने और सियासी चालें चलने वाले एजेंट इस मुल्क में ज़िंदगी की एक सांस नहीं ले सकेंगे। तौबा बातें सुन रही थी। पारस गाड़ी में आकर बैठ गया। फिर मुजाहिद ड्राइवर से बोला, वापस चलो। गाड़ी घूमकर वापस जाने लगी। तौबा ने कहा, तुम यहाँ के मुख्तलिफ ग्रोहों को नहीं जानते हो। तमाम ग्रोहों के लीडर कभी एक दूसरे से समझौता नहीं करेंगे और ये अमरीकी बबरक कारमल और कश्तमंद जैसे मुफाद परस्त लोगों को काबल हुकूमत में ले आएंगे। पारस ने कहा, तौबा, तुमने एक बार पहले भी बबरक कारमल और कश्तमंद के खिलाफ अपनी राय जाहिर की थी। मैं और पापा इसलिए खामोश रहे कि यह तुम्हारी ज़ाती राय है। हर शख्स और हर गिरोह का अपना एक नज़रिया होता है। अगर किसी दिन बबरक कारमल और कश्तमंद यहाँ एक मजबूत और पुरअमन हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएंगे तो तुम्हें अपने मुखालफाना नज़रिए पर शर्मिंदगी होगी। मैं दावे से कहती हूँ कि वो कभी कामयाब नहीं होंगे। यहाँ का हर गिरोह एक दूसरे के खिलाफ ऐसा ही दावा करता है। पश्तून मुजाहिदीन यहाँ अपनी हुकूमत चाहते हैं। ईरान की हमायत से जंग करने वाले मुजाहिदीन यहाँ अपना गलबा चाहते हैं। उज़्बेक मलेशिया अपने मुफादात के लिए जंग कर रही है। अमेरिका की हमायत हासिल करने वाले मुजाहिदीन अपना इक़्तिदार चाहते हैं। यूँ तुम्हारे मुल्क के टुकड़े होते दिखाई दे रहे हैं। वो बोली, पारस, हम अफ़गानी हैं। एक बार किसी को दुश्मन समझ लेते हैं तो मरते दम तक उसे दुश्मन ही समझते रहते हैं। और मैं समझता हूँ तुम सब अपने दुश्मन आप हो, अपने आप से लड़ रहे हो, अपने मज़हब से लड़ रहे हो। ये गलत है कि गैर मुल्की यहाँ आकर दुश्मनी करते हैं। बाहर के दुश्मन तो एक कौमी इत्तेहाद से भाग जाते हैं, मगर अपने अंदर के दुश्मन को मारना या भगाना बहुत मुश्किल होता है। उसने दूसरी तरफ मुंह फेर लिया। वो पारस की बातें नहीं समझ रही थी या समझना नहीं चाहती थी। पारस ने भी खामोशी इख्तियार कर ली।